Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I welcome you guys to Step Up Academy। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर जो लिया है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्ताज में से, और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द थर्ड लेवल, जिसको लिखा है जैक फिनी ने। अब इसके जो राइटर हैं जैक फिनी, वो मेजरली साइंस फिक्शन और थ्रिलर बेस्ड नॉवेल्स को या राइटिंग्स को लिखते हैं, और ये जो हम पढ़ने वाले हैं आज का चैप्टर थर्ड लेवल, वो भी एक साइंस फिक्शन है। उसमें कुछ साइंस का यूज किया गया है एंड इट इज ऑल फिक्शन, इट इज नॉट इन रियलिटी, इट इज समथिंग अबाउट इमेजिनेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। और अगर मैं स्टार्ट करने से पहले आपको हिंट दूं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ी होगी जिसका नाम था द एडवेंचर। तो आपको कुछ याद आया कि एडवेंचर में क्या होता है, क्या करते हैं? तो एग्जैक्टली वहां पे कुछ बात हुई थी टाइम ट्रेवल की। तो व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम ट्रेवल, जो द एडवेंचर क्लास 11th में भी पढ़ा था और अब हम इस थर्ड लेवल में भी जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बहुत छोटा सा वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ इस चैप्टर का, और फिर हम इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे, मेन थीम देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और समराइज्ड वे में इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मेजरली जो चैप्टर है थर्ड लेवल, इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स है। सबसे पहले चार्ली है जो कि नरेटर है इस चैप्टर के, और एक प्रोटैगनिस्ट है, उनकी वाइफ जिनका नाम है लुइजा, और उनके जो फ्रेंड है, सी आई राइट हेयर, फर्स्ट कैरेक्टर इज चार्ले और इनकी जो वाइफ है जिनका नाम लुइजा है, और जो एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर में वो है सैम का। अब सैम कौन है? सैम चार्ली के फ्रेंड है और एक साइकियाट्रिस्ट है। अब साइकियाट्रिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु डील्स विद प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्रेन। तो ब्रेन में प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या प्रॉपर हेल्थ है उसकी या नहीं, या कुछ सही उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, नर्व में कुछ प्रॉब्लम, सही से कमांड नहीं दे पा रही, या हमारे दिमाग में कुछ अलग से थॉट्स आ रहे हैं, कुछ अलग सा फील करते हैं हम। तो ये जो दिमाग से रिलेटेड चीज़ों में डील करते हैं, न्यूरो में डील करते हैं, उनको हम साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। लाइक हम बोलते हैं कुछ चीज़ें इट इज़ जस्ट इन योर माइंड, तो दिमाग से लेके जो चीज़ों को डील करते हैं वो है साइकियाट्रिस्ट, जिनका नाम है सैम, और ये चार्ली के अच्छे फ्रेंड भी हैं। अब मेजरली थर्ड लेवल, तो थर्ड लेवल से हमें समझ में आता है कोई चीज़ के अलग अलग लेवल हैं, और यहाँ पे जिसकी बात करी गई है वो थर्ड लेवल इज एग्जैक्टली द थर्ड फ्लोर। अब ये थर्ड फ्लोर कहाँ पर है? तो यूएसए में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जिसके रियलिटी में जिसके 2 लेवल हैं। 2 लेवल, जैसे कि अगर बात करूँ, ये फ्लोर है, फिर ये वाला एक फ्लोर है, फिर ये फ्लोर है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है जिसको फर्स्ट लेवल बोल सकते हो, ये सेकंड फ्लोर जिसको सेकंड लेवल बोल सकते हो, और ये थर्ड। बट ये जो थर्ड है ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअली उसके सिर्फ 2 ही फ्लोर्स हैं, 2 ही लेवल हैं। बट यहाँ पे जो हमारे नरेटर है चार्ली, जो प्रोटैगनिस्ट है, उन्होंने ऐसा बताया है कि आई कैन स्वेयर कि मैंने इस थर्ड लेवल को भी देखा है, मैं इसमें घूम कर भी आया हूं और मैंने यहाँ पे लोगों को भी देखा है। तो वो ऐसा क्यों फील करते हैं? तो इट इज ऑल अबाउट मेजर थिंग जिसके बारे में थर्ड लेवल है, दैट इज टाइम ट्रेवल। तो उन्होंने क्या करा है? टाइम में ट्रेवल करा है। अब टाइम ट्रेवल का मतलब क्या होता है? हम सेम टाइम में रह के, जैसे अभी हम प्रेजेंट टाइम में हैं, हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू या तो बीते समय में चले जाते हैं और हम सारी चीज़ों को ऐसा फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि एज इफ हमारे साथ ऐसी हो रही है, हम उन चीज़ों में हैं, या तो वो पास्ट में हो या फिर वो सिचुएशन फ्यूचर की हो। तो हम टाइम में ट्रेवल कर जाते हैं और पूरे सिचुएशन जो हमारे आसपास होती है वो वैसी ही होती हैं, पुराने टाइम की या फिर आने वाले टाइम की। तो दिस मेजरली ये थर्ड लेवल पे जो चार्ली पहुंचे थे, वो कैसे पहुंचे थे? टाइम ट्रेवल की वजह से वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं। अब ऐसा क्यों पहुंचते हैं या फिर लोग ऐसा क्यों इमेजिनेशन करते हैं? तो जब ऑब्वियस सी बात है, जब वो ऐसी बातें बता रहे होंगे तो उनकी वाइफ ने भी उनको बोला, आई यू मैड, की कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि दिस वाज वेरी ऑब्वियस टू से कि कोई मुझे पागल बोलेगा, बिकॉज जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, मैं वहाँ पर घूम कर आया हूँ, मैं वहाँ पर चीज़ों को देख कर समझ कर आया हूँ, सो इज दैट पॉसिबल। तो इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड सैम को, जो कि साइकियाट्रिस्ट है, मैंने
उससे भी बात करी और उसने कहा ये बहुत नॉर्मल है, ये कुछ अनयूजुअल या अनकॉमन नहीं है जो तुमने फील करा, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, योर इमेजिनेशन। अब उनके चार्ली कैसे थॉट्स, ऐसे इमेजिनेशन क्यों आए? बिकॉज चार्ली जो थे वो प्रेजेंट वर्ल्ड में जिसमें रह रहे थे, अब ये कौन सी कंडीशन है? पोस्ट वॉर, और जिस टाइम में वो ट्रेवल कर रहे थे वो प्री वॉर की कंडीशन थी। अभी कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुए थे, ना फर्स्ट ना सेकंड, तो वर्ल्ड वॉर के पहले की बात है। तो यहाँ पर अभी जो कंडीशन है वो वॉर के बाद की है, और वॉर के बाद जब कोई कंडीशन होती है तो कैसा हो जाता है? वॉर के बाद कैसी चीजें होती है? डिस्ट्रक्शन होता है, फियर होता है एवरीवेयर, इनसिक्योरिटी होता है, लॉस होता है, प्रॉब्लम्स होता है, स्ट्रगल्स होते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम, जो नेगेटिव चीजें वहां पर थी, उन सब चीजों से बचने के लिए वाज लाइक जस्ट फेड अप कि क्या है, जहां भी जाओ वहां पे इनसिक्योरिटी, वहां पे फियर है, टेरर है, प्रॉब्लम है, पेन है, सफरिंग है। तो इन सारी चीजों से वो बहुत परेशान हो गए थे और वो चाहते थे कि वो इन सारी चीजों से बिल्कुल भाग जाना चाहते थे, और उन्होंने इसका एक वे ढूंढा एस्केप करने का, दैट वाज टाइम ट्रेवल। तो वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू बीते हुए समय में चले जाते हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक और चीज करी जिसको फिलैक्ट्री बोला जाता है, स्टैम्प कलेक्शन। अब उनने सोचा कि अब मैं हो सकता है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ड्वेल कर रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ें मेरे को ऐसी दिख रही हैं। तो उन्होंने थोड़ा अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या करना शुरू करा? स्टैम्प कलेक्शन, जो उनके ग्रैंडफादर भी किया करते थे। तो वो जस्ट ऐसा क्यों करते हैं कि मेरा थोड़ा सा मूड चेंज होगा और थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को एंजॉय करूँगा, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट होऊंगा इस सिचुएशन से, बट वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगी। अब दिस वॉज अबाउट अ ब्रीफ, जहां से स्टोरी शुरू हुई। अब एंड में क्या होता है? क्या इनको चार्ली को सॉल्यूशन मिलता है इनके प्रॉब्लम का या नहीं मिलता, या कैसे उनको कैसे हेल्प मिलती है उनको इस अपने इमेजिनेटरी वर्ल्ड से बाहर आने की और रियल वर्ल्ड को फेस करने की? तो ये एग्जैक्टली चीज को अब हम अपनी छोटी सी वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द थीम ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर की थीम क्या है? थीम इज समथिंग अराउंड विच द एंटायर चैप्टर रिवॉल्व्स। तो थीम क्या है? द स्टोरी थर्ड लेवल क्लियरली लुक्स एट द साइंस फिक्शन जॉनर ऑफ टाइम ट्रेवल। अब साइंस फिक्शन क्यों? क्योंकि साइंस का भी यूज़ किया है इसमें, और कहीं ना कहीं ये तो फिक्शन है पूरा। सो ये साइंस फिक्शन के जॉनर से ली गई है, और इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन टाइम ट्रेवल। सो जैक फिने, जो आप देख सकते हो जिनकी फोटो यहाँ पर है, ही इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। सो जैक फिने, द रिसिपिएंट ऑफ द वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड। उनको किस चीज़ का अवार्ड मिल चुका है? वर्ल्ड फैंटेसी का अवार्ड। मतलब हम यहाँ से समझ में आ सकते हैं कि उनकी इमेजिनेशन कितनी क्रिएटिव और कितनी यूनिक होगी और इतनी स्ट्रांग होगी। ही वाज द रिसीवर ऑफ दिस अवार्ड, इंटरवीव्स फैंटेसी विद रियलिटी इन हिज प्रोजेक्शन ऑफ टाइम ट्रेवल। अब वो टाइम ट्रेवल का जो मेजर कॉन्सेप्ट वो क्यों करते हैं, उसको किससे इंटरवीव करते हैं? सो ही इंटरवीव्स फैंटेसी, कि एक इंसान क्या इमेजिन करता है, किस चीज़ की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, क्या चीज़ें सोचता है, बट वो रियलिटी में नहीं होती। हम सबको लगता है कि यार लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, सब तरफ पीस होना चाहिए, लव होना चाहिए, केयर, अफेक्शन, क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम इन चीज़ों को फैंटेसाइज करते हैं। अब फैंटेसी का रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं, बिकॉज रियलिटी हम ऐसा क्यों इमेजिन करते हैं? बिकॉज रियलिटी में वो चीज़ें नहीं होती, और रियलिटी कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे राइटर ने इंटरवीव करा है फैंटेसी को, थिंग्स विच वी इमेजिन विद व्हाट वी एक्चुअली सी और वी विटनेस। चार्ली द प्रोटैगनिस्ट कौन है? ये नरेटर भी है यहाँ पर, तो इसलिए उनको प्रोटैगनिस्ट बोला। ही विशेस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द थर्ड लेवल। और अब जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, वो बहुत परेशान हो गए थे और वो एस्केप करना चाहते थे इन सारी प्रॉब्लम से, और एस्केप करके वो एक ऐसे टाइम में जाना चाहते थे, एक ऐसी जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पे इट इज़ ऑल, जहाँ पे बहुत प्यार है, जहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत सुकून है, चैन की सांस
सांस ले सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे लोग बहुत एक दूसरे की केयर करते हैं, वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, प्रॉपरली वेल सेट लाइफ है, लोगों की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो उस लाइफ में अब ये कब की कंडीशन थी? प्री वॉर की, जब अभी वर्ल्ड वॉर नहीं हुए थे। तो एग्जैक्टली वो उस टाइम में ट्रैवल करते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं? थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे जहाँ से हमें जस्टिफाई होगा इनके थर्ड लेवल की जर्नी के बारे में। So, protagonist wishes to be transported to the third level, the world of Galesburg, Lillion's 1894, which is supposed to be a much happier and quieter place to be. अब वो इमेजिनेशन में कौन से वर्ल्ड में ट्रेवल करना चाहते हैं? वो ट्रेवल करना चाहते हैं गेल्सबर्ग में, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर वो बचपन में अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत जाया करते थे और वहाँ पे उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिलता था। ग्रीन गार्डन्स, प्योर क्लीन एयर एंड गुड हेल्दी एनवायरनमेंट, और वो अच्छे लोग, पुराने लोग, इनको वो चीज़ें देख के बहुत अच्छी वाइब्स आती थी और इसीलिए ये इमेजिन करते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ उस जगह पर दोबारा जाना चाहता हूँ। कौन से ये ईयर को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1894, ये वो टाइम की बात हो रही है जब अभी कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, विच इज सपोज टू बी अ मच हैप्पी। वॉर से पहले जो सिचुएशन थी, जो लाइफ थी, वो बहुत ही अच्छी थी, जो प्लेस वॉज वेरी हैप्पी एंड क्वाइट, और बहुत ही अप्रोचेबल थी, जगहें सारी हैप्पी थी, क्वाइट थी टू लिव इन। वहाँ पे सर्वाइवल बहुत अच्छा हो रहा था लोगों का, वॉर से पहले टाइम की बात हो रही है। और चार्ली भी ऐसी ही जगह पर जाना चाहते थे, इन इमेजिनेशन में जा रहे थे अभी। सो द स्टोरी ऑल्सो रिवॉल्व्स ऑन द थीम ऑफ एस्केपिज्म। वो फरार होना चाहते थे, वो भाग जाना चाहते थे। जब कोई चीज़ हमसे टैकल नहीं होती है, जब हम किस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वी गेट फेड अप और हम उन चीज़ों को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली यही चीज़ चार्ली भी फेस कर रहे थे। सो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एस्केपिज्म, फरार होना, भाग जाना, as a psychological refuge from the uninviting realities of the present day world, along with the desire to stay with the past. अब एस्केपिज्म क्यों? बिकॉज एक साइकोलॉजिकल रिफ्यूज है कि जिससे आप सिर्फ रियलिटी में नहीं, सिर्फ दिमागी तौर पर कि आप उन चीज़ों से फ्री होके एक सुकून की लाइफ को परस्यू कर सकोगे, बट क्या रियलिटी में होता? रियलिटी में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सो इट इज़ जस्ट अ साइकोलॉजिकल, आपको रिलीफ मिलता थोड़ी देर के लिए, आप इस जगह से उस जगह पे चले जाते हो, पहुंच जाते हो अपनी इमेजिनेशन में। सो इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल रिफ्यूज फ्रॉम द अनइनवाइटिंग रियलिटीज। अब अनइनवाइटिंग रियलिटीज क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि प्रॉब्लम जो, वो इन्विटेशन नहीं देने जाता कि आप प्रॉब्लम हो आप मेरे पास आ जाओ, आप प्रॉब्लम हो मेरे पास आ जाओ, ऐसा कोई नहीं करता। वो अपने आप प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाती है और हम सराउंड हो जाते हैं। इनफैक्ट हम बंध जाते हैं उन चेन्स में जो फियर की, टेरर की, इनसिक्योरिटी की, वरी की, प्रॉब्लम की जो चेन्स होती है, वहाँ पे पूरा बाउंड कर लेते हैं, हम उनसे बंध जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर अनइनवाइटिंग रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट डे बोला गया है, along with the desire to stay with the past। और इसके साथ साथ एक ऐसी लॉन्गिंग होती है, एक ऐसी इच्छा होती है, एक ऐसी डिजायर होती है कि काश हम पुराने समय में चले जाएं, या काश हम पुराने समय में ही होते, कितना अच्छा टाइम था वो। अ डिजायर, और ऐसी एक डिजायर थी चार्ली की, अ डिजायर दैट चार्लीज वाइफ लुइजा डजंट कम्पीट। और ऐसी ये जो इच्छा थी चार्ली की, जिसको उनकी वाइफ बिल्कुल भी कम्पीट नहीं करती थी, वो उनको इन बातों पे बिल्कुल अप्रूव नहीं करती थी। Sam has also happily escaped with no desire to return to his old profession। अब यहाँ पर जो उनके फ्रेंड थे, चार्ली के जो फ्रेंड, जो साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने भी, सैम हैज़ ऑल्सो हैप्पीली एस्केप, सैम भी बहुत अच्छे तरीके से एस्केप कर गए थे इन प्रॉब्लम से, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भाग गए थे, विद नो डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज ओल्ड प्रोफेशन। उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो जो अपने जिस प्रोफेशन में थे, साइकियाट्रिस्ट वाले प्रोफेशन में, उनको उस प्रोफेशन में वापस आने की कोई इच्छा नहीं थी, बिकॉज उनको जिस लाइफ में अभी वो थे, उनको लग रहा था बहुत सुकून की और बहुत ही अच्छी लाइफ है, मैं इसी को परस्यू करूंगा, उसी को कंटिन्यू करना चाहते थे।
Also, the story exposes the vulnerable side of the common man. ये स्टोरी में मेजर चीज क्या है, ये स्टोरी हमें रिवील करती है, दर्शाती है, बताती है अबाउट द वल्नरेबल, अबाउट द पैथेटिक साइड ऑफ द कॉमन मैन, कि आज के टाइम में, प्रेजेंट डे वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में जो कॉमन एक मैन है वो कितने सारे हर्डल्स को, कितने लाइफ में उसके चैलेंजेस आते हैं जिनमें वो स्ट्रगल करता है और सर्वाइवल ढूंढता है। तो उन सारे स्ट्रगल्स, उन सारे चैलेंजेस, उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में चैप्टर डिस्कस करेगी। सराउंडेड बाय myriad प्रॉब्लम्स, वी ह्यूमंस समटाइम्स एक्सपीरियंस अ क्रेविंग फॉर पीस एंड सीरेनिटी एंड लुक फॉर पॉसिबल एस्केप्स। और कहीं बार हम ये इन चीज़ों से, हम ये इतने हजारों प्रॉब्लम से इतने घिरे रहते हैं कि कई बार हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम इसको बिल्कुल इस लाइफ से भाग जाए, कहीं दूर चले जाएं और एक ऐसी लाइफ को परस्यू करें, या ऐसी लाइफ, ऐसे टाइम में चले जाएं जहाँ पे चारों तरफ शांति का माहौल हो, प्यार हो, सीरेनिटी हो, नेचुरल ब्यूटी हो, जिसको वो एंजॉय कर सकें। This story is about time crossing and illusion. और ये जो story, it is all about time travel, time crossing, illusion. It is all in mind. हमारे दिमाग में एक imagination चल रही है, a kind of long dream that we do not experience during our sleep. और एक ऐसा long dream desire है जो हमें सोने नहीं दे रहे हैं, जिसको हम खुली आंखों से ऐसा सपना देख रहे हैं, जिसको हम चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए, या हम ऐसी एक चीज़ को लेना चाहते हैं, इस लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो काइंड ऑफ लॉन्ग ड्रीम दैट वी डू नॉट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग आवर स्लीप। ऐसा नहीं कि हम रात को कोई सपना देख रहे थे, बट हम खुले आंख से वो चीज़ों को इमेजिन करते हैं और अपने आप को उस सिचुएशन में देखते हैं, या उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द थीम ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, द थर्ड लेवल। अब हम जल्दी से इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सो द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब बात यहाँ पे हो किसकी रही है, बात यहाँ पे एग्जैक्टली हो रही है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, जिसके थर्ड लेवल पर चार्ली अपने आप को देखते हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी चैप्टर को। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क हैज ओनली 2 लेवल्स। जो रियलिटी में है वो सिर्फ 2 लेवल्स हैं, या उसके 2 ही फ्लोर्स हैं। बट चार्ली, द 31-year-old प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, अ सिटी ड्वेलर, सिटी में रहने वाले शहरवासी हैं, declares that there are 3 and claims to have been there as well. अब यहाँ पे हमारी चैप्टर स्टार्ट होती है जब चार्ली इस चीज़ पे बेट करते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एग्जैक्टली सब लोग ये बोलेंगे कि दो लेवल है, बट मैं पर्सनली वहाँ के थर्ड लेवल पे जा चुका हूँ, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 2 नहीं, यहाँ पर 3 लेवल्स हैं। Now let's begin with the summary of this chapter. अब summary क्यों? Because boards are overhead, time बहुत कम बचा है, तो quickest way में हम इस chapter को complete understanding से समझेंगे। और here we go with the summary. So in New York, the Grand Central Station has 2 levels. Nonetheless, Charlie, 31-year-old city resident, talks that there being a third level, और ये बताते हैं कि इग्नोर करते हुए कि सब जानते हैं, फैक्ट ये है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में जो है वहाँ पे सिर्फ 2 लेवल हैं, लेकिन मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि वहाँ पे थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। और ऑल्सो ही क्लेम्स दैट ही हैज बीन देयर, और मैं तो बोलता हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे जा चुका हूँ, मैं वहाँ की चीज़ों को देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ, वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ पे कैसे लोग हैं, क्या सब चीज़ें हैं। टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम, और उनकी वाइफ या हर कोई उनको पागल बोलेगा, यार क्या बात कर रहे हो, जब फिजिकली 2 ही लेवल्स हैं वहाँ पे, तुम कहाँ से थर्ड लेवल लेके आ गए, कौन सा थर्ड लेवल है। तो हर कोई उनको पागल बोल के इग्नोर करता है। तो इसी के लिए ये ऑब्वियस जानते हुए या समझते हुए वो किसको कंसल्ट करते हैं, अपने फ्रेंड जो कि शैम है, और वो एक साइकियाट्रिस्ट है। सो टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम ही विजिट्स अ साइको एनालिस्ट फ्रेंड। अब साइको एनालिस्ट बोल लो, साइकियाट्रिस्ट बोल लो, साइकोलॉजिस्ट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, जो साइको से रिलेटेड, जो दिमाग से रिलेटेड, अगर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है अजीब सा, कुछ अनयूजुअल सी हैपनिंग हो रही है, तो उसके बारे में जब हम कंसल्ट करते हैं एक पर्सन को, उसको साइको एनालिस्ट बोला गया है। तो अपने इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने के लिए वो किससे बात करते हैं, अपने फ्रेंड सैम, जो कि एक साइको एनालिस्ट है।
Reading further, so he calls it a waking dream wish fulfillment. अब यहाँ पर ही कौन है, तो he is Sam, जो साइकेट्रिस्ट हैं. वो चार्ली जब अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो साइकेट्रिस्ट सैम उनको बोलते हैं कि इट्स ओके, इट्स वेरी यूजुअल, ये बहुत ही कॉमन है, इसमें कोई वो बात नहीं है. और इंसान जनरली ऐसा क्यों बिहेव करता है या ऐसा चीज़ों को इमेजिनेशन में क्यों देखता है, बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ वरी या फियर या इनसिक्योरिटीज जब वो ऑक्यूपाई हो जाता है, तो अपने आप को उन चीज़ों से फ्री करने के लिए वो एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन करता है जहाँ पे वो जाना चाहता है और जिस चीज़ को एग्जैक्टली वो एंजॉय करना चाहता है. तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि इट इज़ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. सॉरी, सो व्हाट इज वेकिंग ड्रीम? वेकिंग ड्रीम बोला गया कि जब हम खुली आंखों से कोई सपना देखते हैं, ऐसा नहीं कि वो सो रहे थे और तब उन्होंने कोई सपना देखा. इट इज़ ऑल अबाउट कि वो खुली आंखों से ऐसा चीज़ों को इमेजिन करते हैं, और क्योंकि उनकी विश थी, उनकी लॉन्गिंग थी, उनका ये ड्रीम डिज़ायर था कि वो एक ऐसे वर्ल्ड में जाना चाहते थे, ऐसे टाइम में वो ट्रेवल करना चाहते थे जहाँ पे बहुत चारों तरफ बहुत सुकून हो, बहुत शांति हो, खुशी हो, प्लेजर हो, पीस हो. तो उसको इमेजिन कर रहे थे वो खुली आंखों से एक चीज़ के बारे में. सो इसीलिए उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलते हैं कि दिस इज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट एंड एक्सप्लेन्स चार्ली साइकोलॉजी. और चार्ली की साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं बाय सेइंग दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, वॉर एंड वरी. जो प्रेजेंट टाइम है वो तो इन सारी चीज़ों से घिरा हुआ है, पूरी तरफ नेगेटिव नेगेटिव ही चीज़ें रहती हैं. कभी फियर है, कभी इनसिक्योरिटी है, वॉर है, वरी है, एंड एवरीबडी वांट्स टू एस्केप टू सम शॉर्ट टर्म शेल्टर फ्रॉम रियलिटी. और हर कोई चाहता है कि उस थोड़े से समय के लिए वहां से भाग जाए और ऐसी कोई शेल्टर ले ले जहां पे वो प्रोटेक्टेड फील करे, जहां पर वो बहुत सेफ फील करे, जहां पे बहुत सिक्योर फील करे, वहां पे उसको ऐसा लगे कि ये सारी जो ट्रबल्स, पेन्स, प्रॉब्लम्स, सॉरो, ग्रीफ्स हैं, ये उसको नहीं टच कर पाएंगे और इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहेगा. तो वो ऐसी जगह पर एस्केप करके पहुंचना चाहता है. As for him, hobbies like, और जैसा कि चार्ली की कुछ हॉबीज थी, लाइक स्टैम्प कलेक्शन इज एन इंडिकेटर ऑफ दिस एस्केप. और जो वो काम करते थे स्टैम्प कलेक्शन का, वो इसीलिए करते थे टू ईज हिज वरीज, जो कि वरीज, जो प्रॉब्लम, जो पेन्स हैं, जो सॉरो, जो ग्रीफ का जो कारण है, उन सब से बचने के लिए, उन सब चीज़ों को थोड़े समय के लिए भूलने के लिए वो अपनी जो हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की, जो उनके ग्रैंडफादर भी किया करते थे, वो उस चीज को परस्यू करते हैं. तो ये भी एक इंडिकेटर है उनके एस्केप का, कि यहाँ से पता चलता है कि वो अपनी प्रेजेंट डे वर्ल्ड को फेस नहीं करना चाहते, वो वहां से भाग जाना चाहते हैं. Further, at times the Grand Central Station seems like a maze to Charlie. और अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो उनको क्या लगता है, इट लुक्स लाइक अ मेज टू चार्ली. चार्ली को ऐसा लगता है कि इट इज लाइक अ मेज. while taking the subway earlier he had lost his way a couple of times. अब उनको मेज क्यों लगता है, यहाँ पर क्यों बोला गया कि लाइक उनको भूल भुलैया सॉर्ट ऑफ लगता है. उनको लगता है कि कभी मैं कोई ऐसा वे लेता हूँ, कभी मैं कोई ऐसे गेट से बाहर आता हूँ तो मुझे कहीं और लीड कर देता है, कभी मैं कोई ऐसे टनल से बाहर आता हूँ तो मैं कहीं और चला जाता हूँ. तो ये क्या है राज, ये क्या बोल बुलाए, कभी मैं कहाँ से जाता हूँ तो कहीं और अपने आप को देखता हूँ, कभी कहीं और से निकलता हूँ तो मेरे को लगता है मैं किसी ऑफिस में एंटर कर गया हूँ. तो ये क्या, इट इज जस्ट लाइक अ मेज यहाँ पे, कि कहाँ से निकल के कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता. सो व्हाइल टेकिंग द सबवे अर्लियर, अभी जो 3 लेवल्स थे वो एग्जैक्टली नीचे के लेवल थे, मतलब ये बेसमेंट है, ये फ्लोर है, जैसे जहाँ पे ट्रेन्स आती हैं जाती हैं, और उसके नीचे एक फर्स्ट फ्लोर है, फिर और नीचे जाओगे तो सेकंड फ्लोर, और नीचे जाओगे तो थर्ड फ्लोर, जो थर्ड लेवल है. तो दैट इज सबवे. So while taking the subway earlier, he had lost his way a couple of times. और पहले भी उनके साथ बहुत बार हो चुका है, बिकॉज वो कहीं से निकल जाते हैं कहीं और पहुंच जाते हैं, कहीं और से निकल जाते हो कहीं और पहुंच जाते हैं. So one time he entered the lobby of the Roosevelt Hotel. और एक बार तो ऐसा हो, पता नहीं, उनको नहीं पता कि उन्होंने कौन सा टनल, कौन
सा गेट, कौन सा एग्जिट यूज करा कि जब उन्होंने खुद को देखा कि मैं कहां पहुंच गया, मैं रूजवेल्ट होटल में पहुंच गया हूं. सो हाउ इज दैट पॉसिबल? सो वन टाइम ही एंटर्ड द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल व्हाइल द अदर टाइम ही अपीयर्ड एट एन ऑफिस बिल्डिंग दैट वाज 3 ब्लॉक्स अवे. और एक बार वो कहां पहुंच गए? ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गए, जो जहां से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उससे 3 ब्लॉक्स अवे था. बट उन्होंने देखा कि मैं इस एग्जिट से बाहर निकला हूं, इस टनल से, इस गेटवे से बाहर निकला हूं, तो इस टर्मिनल से बाहर निकला हूं, पता नहीं मैं कहां पहुंच गया. वो किसी 3 ब्लॉक्स अवे जो एक ऑफिस था वो देखते हैं कि मैं वहां पहुंच गया हूं. तो इट इज समथिंग लाइक मेज फॉर हिम. हाउएवर this time he loses his way and something unique occurs. However, ignore करते हुए इस बार क्या हुआ वो ये बताते, this time he loses his way, और इस बार भी वो अपना रास्ता भूल गए. और इस बार क्या यूनिक होता है उनके साथ, and something unique occurs, कुछ यूनिक, कुछ बहुत ही अजीब सी चीज होती है जो पहले कभी नहीं हुई. चार्ली visits the 3rd level, और इस बार क्या हुआ, हर बार जैसे कहीं से निकले कहीं पहुंच गए, कहीं गए कहीं पहुंच गए, पता ही नहीं चलता. और इस बार यूनिक ये हुआ कि वो 3rd लेवल पे पहुंच गए. 3rd लेवल जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता. और 3rd लेवल में ये जो पूरा टाइम डिस्क्रिप्शन है वो एग्जैक्टली प्री वॉर की सिचुएशन है, प्री वॉर की लाइफ है, वो उसके बारे में अब ये बताएंगे. In the silent hallway, Charlie keeps walking, turning left and sloping downward until he touches an architecturally old station. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? In the silent hallway. अब जब वो इस बार 3rd लेवल से पहुंचे तो वो कहाँ पहुंच गए? एक साइलेंट सा हॉलवे था. चार्ली कीप्स वॉकिंग, और चार्ली वहां से धीरे धीरे चलते जाते हैं चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए कि आज कहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ. टर्निंग लेफ्ट एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड. वो कभी लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं, कभी स्लाइड करके नीचे चले जाते हैं, एस्केलेटर या ऐसा कुछ स्टेयर केस होगा, तो उनको समझ नहीं आ रहा भी वो जो फ्लो में चीजें चल रही है बस वो उनमें चली जा रही है. अंटिल ही टचेस एन आर्किटेक्चरली ओल्ड स्टेशन. जब तक वो टच नहीं करते, बहुत पुराने टाइम का ऐसा लग रहा है कि स्टेशन बना हुआ है. आर्क्स होती है ना, जैसे ऐसे करके कर्व इस टाइप की कोई जो एग्जिट्स है वो सारी ऐसे गोल गोल करके ऐसे आर्किटेक्चरली कोई बहुत पुराने टाइप का स्टेशन फील हो रहा है. और वो घूम घुमा के जब 3rd लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वहां इधर लेफ्ट जाके स्लोप लेके और फाइनली ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत पुराने टाइप की चीजों को विटनेस करते हैं, कि पुराने टाइप जो आर्क्स टाइप की जो चीजें बनी होती है उस टाइप की उनको फीलिंग आ रही थी, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 2 फेमिलियर लेवल्स. और 1st लेवल पे भी उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा. 2nd लेवल बिकॉज ये मॉडर्न टाइप के डिजाइन्स थे, इसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर यूज हुआ था. बट जिस 3rd लेवल, और 3rd लेवल रियलिटी में नहीं था, इट इज जस्ट इन इमेजिनेशन. तो 3rd लेवल जिस इमेजिनेशन, जिस 3rd लेवल में पहुंचते हैं वहां पे सारी चीजें उनको अब कॉन्ट्रास्टिंग दिखेगी. अब वो बार बार कंपेयर करेंगे, रियलिटी में तो ऐसा नहीं है बट यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पे ये करेंसी नहीं है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें, बिकॉज 3rd लेवल वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो वहां पे बोलते हैं कि यार ये बाकी 2 लेवल में भी मैं ट्रेवल करा हूँ, 2 लेवल में भी मैं गया हूँ, वहां पर तो ऐसी चीजें नहीं थी जैसा यहाँ पर इसका आर्किटेक्चर है, यहाँ का डिजाइन है, यहाँ का स्ट्रक्चर है. ये स्टेशन तो बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है उनको. Moreover, this old small room with fewer ticket counters. अब बोलते थे छोटे छोटे रूम्स हैं यहाँ पर, अब तो बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं. 1st फ्लोर पे भी देखा तो बहुत बड़े रूम्स हैं, 2nd लेवल पे भी आए तो बहुत बड़े बड़े रूम्स थे, बड़ा सा टिकट काउंटर था. तो यहाँ पर ऐसा क्यों है कि ओल्ड स्मॉल रूम्स है विथ फ्यूअर टिकट काउंटर्स, बहुत थोड़े थोड़े से टिकट के भी काउंटर्स है, छोटे छोटे टिकट काउंटर्स हैं. और ट्रेन गेट्स, और जो ट्रेन के गेट्स हैं वो भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज पहले पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी और वो ट्रेन्स को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते थे बिकॉज पॉपुलेशन ही कम थी. तो जो गेट्स थे, जो एंट्री एग्जिट के जो गेट्स थे वो भी बहुत कम थे. लेकिन अब पॉपुलेशन एवर इंक्रीजिंग हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो ना ज़्यादा गेट्स, ज़्यादा टर्मिनल्स बना दिया. आप कभी किसी अगर स्टेशन पे जाओगे और स्पेसिफिकली अगर मेट्रो स्टेशन पर जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे एग्जिट्स और बहुत सारे वहाँ पे इनके वे होते हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल A, टर्मिनल B, ऐसे करके नेम दिए जाते हैं सबको. सो यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर तो बहुत ही फ्यूअर गेट्स हैं, ट्रेन गेट्स हैं. अब वुडन इंफॉर्मेशन बूथ, और जो इंफॉर्मेशन बूथ है जहाँ पे हमें ट्रेन की इंक्वायरी के बारे में पता चलता है वो भी लकड़ी का बना हुआ जो बहुत पुराने टाइम में बने होते थे.
वेवरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स एंड ब्रास पिटन्स। और वहां पर क्या है, वेवरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और जो लाइट्स हैं वहां पर जो लगी हुई वो बहुत पुराने जमाने, ऐसे आजकल तो एलईडी इतनी बड़ी फ्लैश लाइट्स आ गई हैं, लेकिन पहले के टाइम में बहुत हल्की बहुत डिम सी लाइट्स थी, वो भी गैस से चलती थी। तो वो बोल रहे हैं वेवरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं, और ब्रास के स्पिटन्स भी हैं। मतलब ब्रास एक मटेरियल होता है जिसको हिंदी में हम कांसा बोलते हैं, उसके स्पिटन्स है जिसमें लोग स्पिट करते हैं, थूकते हैं, तो वो भी वहां पे ब्रास के पहले के टाइम की चीजें बता रहे हैं जो वो अब वो देख रहे हैं अपने इमेजिनेशन में। All this remind him of the architecture of the 1800s। अब वो कब है, 1834 से पहले के टाइम की बात हो रही है, 1800s के टाइम की बात हो रही है, तो सब चीजें पुराने ही टाइप की वो इमेजिन करें, बिकॉज वो उस लाइफ को जी चुके हैं, तो इमेजिन करना उनके लिए बहुत ही सिंपल है। सो ऑल दिस रिमाइंड हिम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द 1800s। तो जब वो ये सारी चीजों को देखते हैं, वो इस आर्किटेक्चर को देखते हैं, आर्किक वे को देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि छोटे छोटे वहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं, और जो वो इंक्वायरी बूथ है वो लकड़ी का बना है, बहुत डिम लाइट्स हैं, और ब्रास का स्पिटन्स इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव, इतना यूनिक और एंटीक की आज के टाइम पे तो नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ों को देख के उनको 1800s के टाइम की याद आने लग जाती है। फर्दर ही ऑब्जर्व्स पीपल इन आउटडेटेड आउटफिट्स। अब देखो आज का जो फैशन है, अभी के जो क्लोथिंग स्टाइल है या ड्रेसिंग स्टाइल है, वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। अगर आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जो मेल्स होते थे वो कैसी ड्रेसेस पहनते थे, प्रिंटेड सी शर्ट्स होती थी, बेल बॉटम ट्राउजर्स होते थे, और जो फीमेल्स थी वो साड़ीज पहनती थी, और वो साइड बन्स या वो अलग अलग प्लीट्स या ब्रेड्स करती थी। बट अब बहुत डिफरेंट है। तो वो जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत वियर्ड लगने लगी, बहुत ही डिफरेंट लगने लग गए, पुराने ज़माने टाइप्स। सो फर्दर यू ऑब्जर्व्स पीपल इन आउटडेटेड आउटफिट्स, कि कैसे इन्हें कपड़े पहने, पुराने ज़माने टाइप के, आउटडेटेड हो गए, अब तो ये फैशन भी नहीं है, आउट ऑफ फैशन कपड़े पहने इन्होंने, बिकॉज वो पुराने जमाने को फील कर रहे थे। सो व्हेन ही नोटिस द डेट इन द न्यूज़पेपर, तो उन्होंने सोचा कि बेस्ट आइडिया ये है कि मैं एक न्यूज़पेपर लेता हूँ, वहां से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, पुरानी चीजें मुझे क्यों ऐसे समझ में आ रही है, पुराने टाइप की चीजें देख रहा हूँ, पुराने टाइप के लोग और पूरा आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, सब चीजें पुराने टाइप की क्यों लग रही है। तो चलो मैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए मैं आज का न्यूज़पेपर देखता हूँ, उसमें मुझे क्लियर हो जाएगा कि क्या डेट है, मैं किस जन्म की या मैं किस जमाने में आ गया हूं, मैं वो चेक करता हूं। तो व्हेन ही नोटिस द डेट इन द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। उसमें डेट तो उनको समझ में नहीं आई, बट नाम जरूर बोलता है द वर्ल्ड, और उसमें डेट क्या थी, 11 जून 1894। तो इस पहले तो उनको ये न्यूज़पेपर का नाम पढ़ के ये समझ में आ गया कि यहाँ पर द वर्ल्ड की जिस न्यूज़पेपर की बात हो रही है वो आज के टाइम में तो मिलता ही नहीं, वो बहुत पहले पब्लिकेशन बंद हो गया था इस न्यूज़पेपर का। तो फिर ये मैं क्या देख रहा हूँ, और फर्दर वो नोटिस करते हैं कि इसकी डेट क्या है, तो डेट रिटन इज 11 जून 1894। अभी अगेन पुराने जमाने की बात हो रही है, वॉर से पहले सिचुएशन की बात हो रही है। सो व्हेन ही ट्राइज टू बाय 2 टिकट्स ही रियलाइजेस दैट ही नीड्स ओल्ड करेंसी, और वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि अच्छा मैं तो पुराने समय में आ गया और ये टाइम तो बहुत अच्छा है, अभी अभी क्या टाइम चल रहा है 1894 का, तो अभी तो कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, कोई वॉर नहीं है, यहाँ पे लोग कितने डिसेंट है, कितने हेल्पिंग है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो तो क्लीन, कितना हेल्दी है, बिल्कुल प्योरिटी, पीस, साइलेंस, लव, केयर, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कोई किसी टाइप की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई वरी, कोई टेंशन, ये लोग सब इतने हैप्पी गो लकी अप्रोच है। तो मैं जल्दी से मैं क्या करता हूँ, अपनी वाइफ की भी टिकट ले लेता हूँ और हम दोनों इस टाइम में रहेंगे और यहीं पर एंजॉय करेंगे। तो मैं टिकट्स लेके आ जाता हूँ इस यहाँ पे ट्रेवल करने के लिए। सो ही ट्राइज टू बाय 2 टिकट्स। तो जब वो कोशिश करते हैं कि मैं 2 टिकट्स खरीद लेता हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ ल्यूइसा के लिए, तो जब वो टिकट्स लेते तो उनको ध्यान आता है कि मेरे पास तो आज की करेंसी है, तो मैं कैसे, तो पहले वो करेंसी एक्सचेंज करने की बात करते हैं। सो ही रियलाइजेस दैट ही नीड्स ओल्ड करेंसी। अगर वो पुराने टाइम में आ गए हैं तो उनको पहले की करेंसी भी चाहिए होगी, तभी तो पुराने टाइप के लोग उस मनी को एक्सेप्ट करेंगे और मुझे 2 टिकट्स देंगे। He always
ऑलवेज वांटेड टू ट्रेवल टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ, और उनका एक डीप डिजायर था, एक लॉन्गिंग थी उनकी, उनको कहाँ ट्रेवल करना था, गेल्सबर्ग में अपनी वाइफ लुइसा के साथ। क्यों? क्योंकि बचपन में भी वो अपने ग्रैंडफादर के साथ इस जगह पे जाते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था। इट वॉज द एनवायरमेंट full of peace, serenity, calmness and all love। तो वो चाहते थे कि मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे गेल्सबर्ग में ट्रेवल करूँ लुइसा के साथ। So back in his head, it is a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees। तो उस जगह की ब्यूटी को बताते हुए बोल रहे हैं वो आज भी ऐसी, अब ये इसको जैसा इमेजिन कर सकते, कितना क्लीन, कितना प्योर, काम, सेरेनिटी वाली चीज़। सो यहाँ पर बोल रहे मतलब वो जब दादाजी के साथ जाते थे ग्रैंडफादर के साथ यहाँ पे गेल्सबर्ग में, तो उनको वो यादें अभी भी हैं। सो बैक इन हिज हेड इट इज अ वंडरफुल टाउन स्टिल, आज भी वो इतनी ही ब्यूटीफुल जगह है विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। जो घर थे उनके बड़े बड़े फ्रेम हुआ करते थे, ह्यूज लॉन्स और गार्डन, बड़े बड़े लॉन्स घरों के आगे और पीछे बहुत बड़े बड़े लॉन्स हुआ करते थे, एंड ट्रेमेंडस ट्री, और बहुत हरियाली, पीस, काम, सेरेनिटी का एटमॉस्फेयर था, एनवायरनमेंट था। द प्लेस हैज प्लेजेंट एंड लॉन्ग समर डस्क। अब क्या बोल रहे, ये प्लेस हैज बहुत ही प्लेजेंट और लॉन्ग समर डस्क हुआ करती थी। अब ये जो जगह है इसका वेदर लाइक की बात करिए तो वेदर कैसा होता था, द प्लेस इज बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही कूल एनवायरनमेंट रहता था, कूल टेम्परेचर रहता था, बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर था यहाँ का। और लॉन्ग समर डस्क, डॉन इज मॉर्निंग का टाइम, डस्क इज इवनिंग का टाइम। तो समर की जो शाम होती थी वो बहुत लंबी शाम हुआ करती थी, मतलब गर्मियों के टाइम की बात हो रही थी, बट बहुत पीक वाली गर्मी नहीं थी, वो चुभती, वो स्कॉचिंग हीट की बात नहीं कर रहे। यहाँ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही काम था, बहुत ही कूल था, और शाम थोड़ी लंबी हुआ करती थी। एंड वेयर पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम, और लोगों के बहुत टाइम था, सुकून की लाइफ थी, बिल्कुल चिल था लाइफ में। नाउ हेंस द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच ही एक्सचेंजेस $300 फॉर ओल्ड करेंसी इक्विवेलेंट टू सम 200 ओनली। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वो लंच के टाइम में अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, बट पुरानी जो करेंसी थी वो सस्ती थी, आज की करेंसी थोड़ी महंगी हो गई है, तो उन्होंने महंगी करेंसी को दिया कम करेंसी लेने के लिए। तो ये थोड़ी उनके साथ वियर्ड चीज हुई। हेंस द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच ही एक्सचेंजेस $300 फॉर ओल्ड करेंसी। उनको $300 जितने भी उनके पास थे उन्होंने पूरी एक्सचेंज कर ली। उनके पास टोटल $300 थे जो उन्हें एक्सचेंज करा ओल्ड करेंसी के साथ, और इन रिटर्न में क्या मिला, इक्विवेलेंट टू सम 200 ओनली। तो उनको मिला कितना, सिर्फ $200 ही मिल पाए उनको, बिकॉज करेंसी की वैल्यू अब बढ़ गई है। तो पहले के टाइम में करेंसी की वैल्यू कम हुआ करती थी, तो जो आज के $300 है वो उस समय के $200 थे। Furthermore, the amount doesn't bother him as he supposes that everything there will be cheaper। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे एज्यूम करते हैं कि अच्छा अगर करेंसी का रेट कम है तो वहाँ पे चीज़ें भी तो उसी रेट के हिसाब से होंगी। मतलब उस समय अगर कोई चीज़ 8 रुपीज़ की थी तो आज वो चीज़ 10 रुपीज़ की है। तो अगर मैं अपने अगर $300 दे के अगर मुझे 200 मिले हैं तो चीज़ें भी एक्सपेंसिव होगी। तो जितना मैं 300 में आज ले सकता हूँ मैं उतना 200 में उस समय में भी ले सकता हूँ। तो वो इक्विवेलेंट समझ के उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। सो फर्दर द अमाउंट डजंट बॉदर हिम एज ही सपोजेस दैट एवरीथिंग देयर विल बी चीपर। तो वो एज्यूम कर लेते हैं कि वहां पर भी सारी चीजें सस्ते ही होंगी, उनको इजीली उतने अमाउंट में सब चीजें मिल जाएंगी। हाउएवर ही कुड नेवर अगेन फाइंड द कॉरिडोर दैट लीड्स हिम टू द 3rd लेवल। और इसके बाद क्या हुआ कि ही नेवर अगेन, और इसके बाद कभी भी इनको वो कॉरिडोर नहीं मिला, वो गेट नहीं मिला, वो एग्जिट नहीं मिला, वो टनल नहीं मिला जो उनको उनके 3rd लेवल तक पहुंचा दे। और जब उनकी वाइफ when his wife came to know about this, she asked him to stop looking। और वो उनको बोलती है कि अब ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों पछता रहे हो, क्या हो गया है तुम्हारे साथ। So surprisingly his friend Sam Winner also disappear and his wife keeps on looking for him in the weekends। और इसके बाद अमेजिंग चीज क्या होती है कि जो उनका फ्रेंड है, जब ये अपनी पूरी बात, जब ये चार्ली को चार्ली अपनी पूरी बात जब सैम को ऐसा बताते कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने वहाँ पे ये चीज देखी, ऐसा ऐसा विटनेस करा लाइफ
लाइफस्टाइल। तो जब वो उनको सैम को बताते हैं तो सैम भी वहां से डिसअपियर, वहां से गायब हो जाता है। ऐसा लगता है वो भी इन चीजों से परेशान था और एस्केप करके वहां पर चला जाता है। तो उसकी वाइफ ऑल्सो कीप ऑन लुकिंग, वो महीनों तक इंतजार करती रहती कि कहाँ चले गए, ये कहाँ गायब हो गए हैं। कौन? इनके फ्रेंड सैम। Now, moreover, Sam was the one whom Charlie shares his idea about Galesburg. अब Charlie, because Sam बहुत अच्छे फ्रेंड थे, एक साइकेट्रिस्ट थे, तो Charlie अपनी सारी बातें उन्होंने किसको बताई थी? सैम को बताई थी। और जब Charlie सैम को अपने गेल्सबर्ग के बारे में बताता था, अब गेल्सबर्ग के बारे में Charlie को कैसे पता था? बिकॉज बचपन में अपने ग्रैंडफादर के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए फ्री टाइम में वो लोग वहाँ पे विजिट करते थे, और वहाँ के जो नेचुरल ब्यूटी है, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो लॉन्स है, ओपन बड़े बड़े लॉन्स है, और जो घरों का जो डिजाइन है वो बहुत अट्रैक्ट करते थे चार्ली को। तो चार्ली ये सारी चीजें किसको बता रहे थे? सैम को बता रहे थे, बिकॉज जब उनको अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी तो सारी चीजें बताई थी, और उन्हें गेल्सबर्ग के बारे में भी बताया। और तब सैम को भी बहुत इंटरेस्ट आने लग गया, और सैम को भी लगा कि मुझे भी गेल्सबर्ग जरूर जाना चाहिए। नाउ मोreover, Sam was the one whom Charlie shares his idea about Galesburg. चार्ली इनहेरिट द हॉबी। अब ये जैसे कि हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में देखा था कि चार्ली की एक हॉबी थी, किसकी? फ्लैटरी की, स्टैम्प कलेक्शन की। तो स्टैम्प कलेक्ट करता था, और ये हॉबी कहाँ से आई थी चार्ली को? ये उनके जो चार्ली के जो ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, और ये उन्हीं से चार्ली ने इनहेरिट करी थी ये हॉबी। सो चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, एंड सम डे व्हाइल लुकिंग एट द स्टैम्प कलेक्शन, और एक दिन जब वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहे थे कि क्या है, मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ, कितने नए हैं इसमें, कितने पुराने हैं, क्या क्या चीजें हैं मेरे पास। तो एक बार जब गो थ्रू कर रहे थे अपनी स्टैम्प कलेक्शन को, तो उन्होंने ये देखा, चार्ली फाइंड्स अ लेटर दैट वाज अर्लियर नॉट देयर। अब ये थोड़ी सी स्ट्रेंज बात हुई चार्ली के साथ कि चार्ली को उसमें एक लेटर मिलता है। लेटर किसमें? जो हमने पहले देखा था, जो फर्स्ट डे जो कवर, जिसमें फर्स्ट डे जिस दिन स्टैम्प रिलीज होते हैं उस दिन उस पे लगा के और अपने एड्रेस पे भेज देते हैं। तो ऐसे ही एक फर्स्ट डे कवर जिसके अंदर अब एक ब्लैंक पेज नहीं था, उसके अंदर एक लेटर था, और लेटर किसको लिखा था, क्या लिखा था, वो देखते हैं जल्दी से। सो एक दिन चार्ली जब अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहे थे, उस डायरी को जिसमें स्टैम्प्स को मेंटेन किया हुआ था, उसमें क्या देखा चार्ली ने? ही फाइंड्स अ लेटर दैट वाज अर्लियर नॉट देयर। अब वो बोलते हैं कि ये पहले तो मैंने कभी नहीं देखा, ये अभी कैसे देख रहे हैं? बिकॉज इट इज ऑल इन इमेजिनेशन, ये रियल में नहीं देख रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं, माइंड में भी ट्रेवल, जब टाइम ट्रेवल किया है तो तब उस इमेजिनेशन की बात है। सो चार्ली फाइंड्स अ लेटर दैट वाज अर्लियर नॉट देयर। वो बोलते हैं पहले तो ये नहीं था, तो ये अब कैसा आ गया? फिर और उसके बारे में पढ़ते हैं। सो ऑल्सो इट हैज द पोस्ट मार्क ऑन अ फेडेड 6-inch स्टैम्प विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। अब ये देखते हैं कि उसमें जो स्टैम्प लगा हुआ है वो भी काफी फेड हो गया, बिकॉज इतनी पुरानी चीज अगर कोई रखोगे, या आपने देखा होगा पुराने जो नोट्स को बहुत टाइम तक ऐसे रख देते हैं, या कोई एक पेज को या कोई ब्लैंक शीट को बहुत टाइम तक रख देते, उसकी हालत कैसी हो, फेड हो जाती है, ब्लर हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर उनको भी ऐसे ही लगा। सो ऑल्सो इट हैज द पोस्ट मार्क ऑन अ फेडेड 6-cent स्टैम्प। ये 6 cent का स्टैम्प है, काफी फेड हो गया था बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम। विद अ पिक्चर, उसमें पिक्चर किसकी थी? प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी। नाउ फर्दर द एनवेलप रीड एज 18 जुलाई 1894। अब जब उन्होंने डेट पढ़ी उसमें, तो उस स्टैम्प में कौन सी डेट लिखी थी? 18 जुलाई 1894। ये वही पुरानी बात है, ये वही टाइम है जहां पर चार्ली अब ट्रेवल कर चुके हैं। सो टू चार्लीज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग एंड इट एड्रेसेस चार्ली। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो लिखा था, ये किसको लिखा गया था? Further, the envelope read as 18 July 1894 to Charlie's grandfather in Galesburg। और ये किसको दिया था? चार्ली के ग्रैंडफादर ने। ये उनके पास था लेटर, ये चार्ली के ग्रैंडफादर के पास था ये पोस्ट, और ये उनके पास कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ टाइम में ट्रेवल कर चुके हैं और ये उस टाइम की चीजों को देख रहे हैं। सो चार्लीज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग एंड इट एड्रेसेस चार्ली। और उनको ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए लिखा गया, लाइक उनके ग्रैंडफादर ने उनके लिए लिखा था।
In the letter, Sam communicates Charlie that he has reached Galesburg. और वो जो एक लेटर था वो किसने लिखा, वो जो चार्ले को ऐसा लग रहा था कि उनके ग्रैंडफादर की कलेक्शन है और उन्होंने चार्ले के लिए लिखा है, तो वो ऐसा नहीं था, वो ग्रैंडफादर ने चार्ले के लिए नहीं लिखा था, चार्ले के लिए लिखा था बट ग्रैंडफादर नहीं थे। वो कौन था, वो सैम था। सो इन द लेटर सैम कम्युनिकेट्स चार्ले दैट ही हैज रीच्ड गेल्सबर्ग एंड ही इनवाइट्स चार्ली एंड लुइजा देयर। अब यहाँ पर क्या स्ट्रेंज चीज होती है, तो यहाँ पर जो सैम था जो मिस हो गया था, जिसका चार्ली की वाइफ लुइजा भी बहुत वीकेंड्स तक वेट करती रही, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। और अब हमें पता चला कि फाइनली एक कुछ टाइम के बाद जब वो वहां पर चला गया, कुछ टाइम वहां पर उसने एंजॉय करा, स्पेंड करा भी वहीं पर, और फिर वो एक लेटर लिखता है चार्ली को, जो एड्रेस करता है लेटर वो चार्ली को होता है, और उसमें क्या बताता है सैम लुइजा और चार्ली को इनवाइट करते हैं कि तुम भी गेल्सबर्ग आ जाओ, यहाँ का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। सो in the letter, Sam communicates Charlie that he has reached Galesburg and he invites Charlie and Louisa there. After going to stamp and coin shop, he gets to know that, और यहाँ पर क्या बोला है, जब कहाँ पे जाते हैं, आफ्टर गोइंग टू स्टैम्प एंड कॉइन शॉप। ये स्टैम्प और कॉइन शॉप कहाँ पे होती है, जहाँ पे हम करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। बिकॉज इन लोगों के पास कौन सी थी, अभी प्रेजेंट टाइम की करेंसी थी अभी प्रेजेंट टाइम की करेंसी थी, बट अब बिकॉज चार्ली टाइम ट्रेवल कर गए और सैम ने भी टाइम ट्रेवल करा, दोनों पुराने समय में चले गए हैं। कौन से पीरियड में चले गए हैं, 1893 1894 के पीरियड में, प्रायर टू वॉर, अभी वर्ल्ड वॉर कोई भी नहीं हुआ था, उस पहले वाले टाइम में चले गए, जहाँ पे सिर्फ शांति, पीस और पीस थी, सीरीनिटी थी, कामनेस थी, लव, हैप्पीनेस, यही चीजें प्रिवेल करती थी, नो वरी नो टेंशन। तो ऐसे टाइम में जब ट्रेवल कर गए हैं तो इनके पास जो करेंसी थी वो आज की डेट की थी, बट वो पुराने समय में आज की करेंसी तो इनवैलिड थी। तो वो करेंसी को एक्सचेंज कराने के लिए वो कहाँ जाते हैं, आफ्टर गोइंग टू स्टैम्प एंड कॉइन शॉप ही गेट्स टू नो दैट After going to stamp and coin shop, he gets to know that Sam exchanged $800 for old currency bills. अब यहाँ पे क्या बोला, चार्ले को जब ऐसा लगा कि थर्ड लेवल किसने ढूंढ लिया, चार्ले भी, अब सैम जो है वो कहाँ चला गया है, वो गेल्सबर्ग चला गया है, और कहीं ना कहीं उसको भी थर्ड लेवल मिल गया होगा, जिसके थ्रू, बिकॉज चार्ले को ऐसा लगता है थर्ड लेवल इज द राइट एग्जिट, जहाँ से वो अपनी टेंशन, अपनी वरीज, अपनी प्रॉब्लम से एग्जिट करके और वो ऐसे वर्ल्ड में जा सकता है जहाँ पे पीस सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे सिर्फ हैप्पीनेस, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं, वहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रिवेल करती हैं। तो चार्ले ने सोचा कि चलो मैं चेक करता हूँ, जहाँ पे मैं गया था करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, हो सकता है अगर सैम भी अगर पुराने समय में गया तो उसको भी करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर करेंसी रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी एक्सचेंज करने यहीं पर आया होगा। So he checks that. After going to stamp and coin shop, he gets to know that Sam exchanged $800. कितने एक्सचेंज करे थे सैम ने, $800। चार्ली ने कितने करे थे, $300। सो ही एक्सचेंज $800 फॉर ओल्ड करेंसी बिल्स। यहाँ पे बिल किसको बोला गया, ये आपका वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल नहीं है, यहाँ पे लीगल मनी को बिल बोला गया। तो वो क्या एक्सचेंज करते, $800 को पुरानी उस टाइम के जो करेंसी के नोट्स थे उनसे एक्सचेंज करते हैं। To establish his business in Galesburg, क्या करने के लिए, सिर्फ वो सैम वहाँ पर रहने नहीं गए, अपना बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए वहाँ पर गए थे, to establish his business in Galesburg. Besides, और इनके अलावा सैम was none other than Charlie's psychiatrist। अब ये सैम कौन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, he is none other than Charlie's psychiatrist, जो चार्ले का जो फ्रेंड था, जिनको चार्ले ने सारी बातें बताई, गेल्सबर्ग के बारे में बताया, वो थर्ड लेवल के बारे में बताया, और सैम वही है जो थर्ड लेवल का यूज करके उस गेल्सबर्ग में पहुंच जाते हैं।
Now, this is all about the discussion of this chapter. Now, let's immediately conclude with it. So, through the third level, the writer wants to escape the modern world to peaceful and quiet old times. तो इस चैप्टर से हमने ये समझा कि जो प्रेजेंट डे में जो प्रॉब्लम्स, जो वरी, जो टेंशन्स, जो इनसिक्योरिटीज, जो वॉर लाइक कंडीशंस जो प्रिवेल कर रही हैं, उनसे बचने के लिए इंसान क्या करता है, ऐसा कोई रास्ता ढूंढता है, ऐसा कोई वे ढूंढता है जिससे वो एस्केप कर सके और वहां से एग्जिट करके वो किसी दूसरे वर्ल्ड में चले जाए जहाँ पे पीस प्रिवेल करे, जहाँ पे लव प्रिवेल करे, जहाँ पे ह्यूमैनिटी प्रिवेल करे। तो ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पर भी चैप्टर में देखा। Now let's immediately start discussing with the important question answer which are given at the end of your chapter. So here we go with the first question. Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie and why? So do you think that third level एक मीडियम था, एक माध्यम था जिससे चार्ली क्या करना चाह रहा था, एस्केप करना चाह रहा था। एस्केप मतलब वो भाग जाना चाहता था इस सिचुएशन से किसी ऐसी सिचुएशन में जो काफी बेटर हो। क्या आपको लगता है was this the true statement or is it correct? Yes, absolutely correct. चार्ली यही कर रहा था। and why ऐसा क्यों कर रहा था? because he was unable to manage with those things. वो इतना जो टेंशन था, जो वरीज थी, जो प्रॉब्लम था, जो वॉर था, जो इनसिक्योरिटी, वो चीजें उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। he was not able to bear those negative things और इसीलिए वो एस्केप करना चाहते थे एक ऐसे वर्ल्ड में, एक ऐसी लाइफ में जहाँ पे पीस प्रिवेल करे। So let's try to read with the answer. Life today is full of insecurity, fear, worries and time travel is man's way of escaping from it. और इंसान क्या कर सकता है? देखो फिजिकली हम एक टाइम में, प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, तो इज दैट पॉसिबल कि हम पास्ट में या फ्यूचर में चले जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। इट इज जस्ट पॉसिबल इन द इमेजिनेशन और इन द माइंड ऑफ अ पर्सन। तो ये क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को जब साइंस की सेंस में अगर हम बात करेंगे, सो इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट टाइम ट्रेवल। हम रहते तो अपने प्रेजेंट फॉर्म में ही है, प्रेजेंट स्टेट में ही है, बट अपने इमेजिनेशन में हम जिस चीज को फील करते हैं, यार ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए, लाइफ ऐसी होनी चाहिए, तो जो हम इमेजिन करते जाते हैं और हम एग्जैक्टली उन्हीं चीजों में चले जाते हैं। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली नोन एज टाइम ट्रेवल। तो यहाँ पर आंसर क्या बोल रहा है कि लाइफ में सारी तरफ नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी, फियर, वरीज, और टाइम ट्रेवल सिर्फ एक वही वे है ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम इट, कि हमें इनसे अगर एस्केप करना है, इनसे भागना, इनसे बाहर निकलना है, सो टाइम ट्रेवल इज ओनली ऑप्शन। Occasionally, man seeks escape into the world of fantasy and his nostalgic memories. अब क्या बोल रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है, ओकेशनली इट हैपेंस दैट मैन सीक्स एस्केप इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। अब मैन कभी कभी एस्केप करके कहाँ चला जाता है, जिन चीज़ों को फैंटेसाइज करते हैं, जिन चीज़ों को एडमायर करता है, वो ऐसे चाहते हैं कि काश ऐसी हो जाए, काश ये चीज़ मुझे मिल जाए। एंड हिज नॉस्टैल्जिक मेमोरीज, या फिर कभी क्या कहते हैं, अपनी नॉस्टैल्जिक पुरानी समय की जो मेमोरीज होती हैं, जो पुरानी यादें होती, जैसे मैंने उसके साथ अपने फ्रेंड के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करा था, मैं अपनी फैमिली के साथ इतने अच्छे से रहता था, या अपने दादाजी के साथ मैं यहाँ पर गया था, कितनी अच्छी लाइफ थी, कितनी अच्छी शॉप्स थी, लोग कितने अच्छे थे, एनवायरनमेंट कितना अच्छा था, जगह कितनी अच्छी थी, चीज़ें कितनी अच्छी थी, तो वो उन चीज़ों में ट्रेवल कर जाते हैं, वो फ्यूचर में ट्रेवल कर लेते। तो यहाँ पर हमारा केस कौन सा था, पास्ट वाला केस था। सो the happier times of the past, या तो nostalgic memories, जो happier time of the past होता है उसमें ट्रेवल कर लेते हैं, या फ्यूचर में फैंटेसी, जिसको हम एडमायर करते हैं, जो हमारी लॉन्गिंग्स होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हम उस टाइम में ट्रेवल कर लेते हैं। Then yes, the third level was Charlie's medium of escape from the mad rat race of modern time. अब यहाँ पर क्या बोला है, यस ये जो मॉडर्न लाइफ है, इससे एस्केप करने के लिए इट इज़ वेरी करेक्ट दैट चार्ली यूज्ड दिस एस्केप टू रन आउट फ्रॉम द मैड रैट रेस। अब ये मैड रैट रेस क्यों बोली गई है, बिकॉज आपने अगर 11th क्लास में चैप्टर पढ़ी होगी रैट ट्रैप वाली, तो उसमें बिल्कुल यही बताया गया था कि हम ह्यूमंस क्या हैं, हमें अलग अलग बेट्स मिलती हैं और अलग
है, ये जो बेट्स है, ये लालच है, जिन लालच की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं और हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हर चूहे के साथ ऐसा ही होता है, उसको जहाँ पर उसको कोई चीज़ मिलती है खाने की अच्छी, और वहाँ पर वो खाने जाता है और वहीं पर वो ट्रैप हो जाता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है कि ह्यूमंस के साथ भी यही होता है कि ये जो मैड रैट रेस है मॉडर्न टाइम्स की, इससे बचने के लिए हम टाइम्स में एस्केप कर लेते हैं, हम एस्केप करना चाहते हैं। सो दिस इज वेरी करेक्टली सेड अबाउट चार्ली। लेट्स प्रोसीड। What do you infer from Sam's letter to Charlie? अब infer का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है explicit, एक होता है implicit। explicit का मतलब होता है something which is clearly stated or worded, जो चीज़ ऑथर ने clearly लिखी है या बोली है वो explicit पार्ट होता है। On the contrary, इसके contrast में दूसरा वर्ड होता है implicit। implicit बोल सकते हो, implied बोल सकते हो, infer बोल सकते हो। इनका मतलब ये होता है जो कहीं एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है बट वर्ड्स के पीछे के मीनिंग समझने होते हैं। कहते हैं ना ऐसे शब्दों में क्या रखा है, इनकी भावनाओं को समझिए। सो इट इज समथिंग लाइक दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स, और ऐसा बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। तो ये यहाँ पे करना है हमें इन्फर में। सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? अब सैम ने एक लेटर दिया था चार्ली को, वो क्यों दिया था? इनवाइट कर रहा था कि अपनी वाइफ लुइजा के साथ आ जाओ गेल्सबर्ग में, यहाँ पे हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा और लाइफ बहुत ही पीसफुल है। सो लेट्स रीड विद द आंसर। Sam's letter shows man spinning for the simple, less harassing and happier era. Sam के लेटर से हमें ये पता चलता है कि man spinning for the simple, less harassing and happier era. हर इंसान चाहता है कि एक सुकून भरी, एक बहुत ही चैन की उसको एक लाइफ मिल सके जहाँ पे उसको बहुत हैप्पी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको वो लीड करे. He too had found respite from the hurry and worry of modern life and time travel. अब सैम को भी अपनी जो मॉडर्न डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्ट्रगल्स थी, जो चैलेंजेस थे, उनसे बचने के लिए सैम ने भी एक ऑप्शन ढूंढ लिया था, वो थर्ड लेवल वाला एस्केप था. सो ही टू क्यों बोला? बिकॉज ऐसा किसने करा था? चार्ली ने भी ऐसा करा था, और जब चार्ली ने बताया तो वो भी चीज़ों को एंजॉय करने लगे और उसने भी टाइम ट्रेवल कर लिया, सैम ने. सो ही टू हैड फाउंड रिस्पाइट, उसको भी प्रेजेंट चीज़ों से एक एस्केप करने का एक तरीका मिल गया फ्रॉम द हरी एंड वरी ऑफ मॉडर्न लाइफ इन टाइम ट्रेवल. सैम हैड लर्न टू ट्रांसपोर्ट हिमसेल्फ इनटू द टाइम पीरियड ऑफ हिज एंसेस्टर्स whose quality of life he considered was better than their present existence. अब ऐसा क्यों? क्योंकि सैम को भी लगता है कि जो हमारे पुराने, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग जिस लाइफ में रहते थे वो फार मच बेटर थी आज की लाइफ से. तो इसीलिए उनको भी एक अब तरीका मिल गया कि कैसे टाइम में से हम एस्केप कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में से, और एस्केप करके हम टाइम ट्रेवल कर गए कहाँ पर? पुराने समय में, जहाँ पे वो पुराने टाइम था, जहाँ पे उनको लगता था कि पुरानी लाइफ तो बहुत अच्छी थी, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई वॉर नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई वरी नहीं, कोई टेंशन नहीं, एवरीवेयर देयर इज लव, पीस, हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी. तो ऐसी जगह उन्होंने ट्रेवल करने का प्लान किया. Heading with the next question, the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? अब हमने ये लाइन को बहुत एक्सप्लिसिटली चैप्टर में पढ़ा है और समरी में भी देखा है. सो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, द वर्ल्ड दैट वी लिव इन द प्रेजेंट टाइम, दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. अब कहीं भी जाओ सारी तरफ देयर इज इनसिक्योरिटी. अब इनसिक्योरिटी क्या होता है और क्यों होती है, दैट आई विल टेल यू फर्स्ट. अब इनसिक्योरिटी क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता है, बहुत सारे और लोग आ जाते हैं उसी चीज़ में, तो हमें इनसिक्योरिटी होती है कि हमारी जॉब या हम जो काम कर रहे हैं उसको रिस्क है, उसको एक थ्रेट है फ्रॉम दी आउटसाइड वर्ल्ड. आउटसाइड वर्ल्ड यहाँ पे कौन है? जो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, उनकी वजह से हमें एक थ्रेट होता है. अब थ्रेट वो जो होता है वो लीड करता है टुवर्ड्स इनसिक्योरिटी. तो जहाँ भी जाओगे, एक छोटे से बच्चे से लेकर एक 60 ईयर एज्ड पर्सन की भी अगर आप बात करोगे, सो ही इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. फियर, डर तो हमेशा ही रहता है. वॉर लाइक सिचुएशन, वरी, टेंशन, स्ट्रेस, ये तो हर डे हमें नई नई मिलती
मिलती रहती है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। सो क्या क्या वेज होते हैं इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम, क्या क्या तरीके होते हैं जिनसे हम इनको अप्रोच करते हैं और इनसे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स चेक विद द आंसर एंड डिस्कस द क्वेश्चन। सो मैन ऑफन क्रिएट्स इन हिज फैंटेसी अ वर्ल्ड विच इज समवेयर बिटवीन हिज डिजायर एंड रियलिटी। अब अक्सर क्या होता है, मैन एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करता है अपने लिए एक फैंटेसी में, अ वर्ल्ड विच इज समवेयर बिटवीन हिज डिजायर एंड रियलिटी। वो चाहता ये है बट रियलिटी ये है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा वर्ल्ड बना लेता है जिसमें वो जाना चाहता है या जिसको वो एडमायर करता है, बट वो रियल नहीं है, उसकी डिजायर है बट रियलिटी कुछ और है, लेकिन वो चाहता ये है, इसीलिए एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करता है अपनी फैंटेसी में। सो एंड ऑफन सीक्स रिस्पाइट बाय ट्रांसपोर्टिंग हिमसेल्फ टू इट मेंटली, और हमेशा इस रियल लाइफ से वो एस्केप करने के लिए वो क्या चाहता है कि काश मैं अपनी जैसी जो वर्ल्ड को मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ, मैं उस लाइफ में उस वर्ल्ड में ट्रेवल करके चला जाऊँ। इफ नॉट इन रियलिटी एटलीस्ट मेरा माइंड तो वहाँ पे चले, मैं मेंटली तो ट्रेवल कर, फिजिकली तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, मेंटली तो एटलीस्ट मैं वहाँ पर ट्रेवल कर लूँ। टाइम ट्रेवल इज अनदर वे ऑफ ओवरकमिंग स्ट्रेस। अब यहाँ पर क्या बोले, जो टाइम ट्रेवल है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम स्ट्रेस से ओवरकम कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वरी से अगर हम सराउंडेड हैं, हम फिजिकली तो कई चीज़ों के लिए हेल्पलेस होते हैं, बट बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज हम मेंटली तो उन जगहों पर जा सकते हैं, मेंटली उन चीज़ों के बारे में, उन जगहों के बारे में इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे हमें जिनके बारे में सोच के, जिन चीज़ों को देख के हमें बहुत सुकून फील हो। सो टाइम ट्रेवल बोलते हैं दैट इज अनदर वे ऑफ ओवरकमिंग स्ट्रेस। वी ट्रेवल बैक इन द टाइम टू द पास्ट विच वी बिलीव वॉज अ क्वाइट एंड हैप्पियर एरा। अब हम आइडियली किस में ट्रेवल करते हैं, बिकॉज फ्यूचर हमने कभी देखा ही नहीं तो हम कुछ नहीं बोल सकते, बट पास्ट की लाइफ को हम विटनेस करते हुए आए थे, तो हमें जब कंपेयर करते हैं आज की लाइफ को पुरानी लाइफ से, तो हमें लगता है पुराने समय की लाइफ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सुकून भरी थी, काफ़ी सिंपल थी। तो हम क्यों ना उस लाइफ में वापस चले जाए जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाए, free from insecurity, fear, war, worry and stress. Nostalgic memories too are often a way of escape from the harassing present. और यहाँ पर लास्ट में क्या बोलते हैं, जो हमारी जो अच्छी, जो बहुत सुहानी, जो चेरिश्ड, जो बीते समय की जो मेमोरीज होती है, जिनको याद करके हमें हमेशा बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही डिलाइट फील होता है, तो वो बोलते हैं कि दिस इज ऑल्सो वे टू एस्केप। तो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज टू आर ऑफन वे ऑफ एस्केप फ्रॉम दी हरासिंग प्रेजेंट। प्रेजेंट का जो टाइम है, जो हमें हरास करता रहता है, जो हमें टॉर्चर करता रहता है, जो हमें ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं किसी सेंस में डीमोटिवेट करता रहता है, क्रिटिक करता रहता है, तो इन सारी चीज़ से एस्केप करने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम लोग क्या करें, हम जो हमारी पुरानी जो यादें हैं, जो पुराना अच्छा टाइम हमने कभी किसी के साथ स्पेंड करें, उनको याद करें, उन मोमेंट्स को हम चेरिश करें। सो दिस इज ऑल्सो वे हाउ वी कैन डी स्ट्रेस आवरसेल्फ। हम अपने आप को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं और कैसे एस्केप कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। टेम्परेरी, परमानेंट नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज जस्ट इन माइंड, इट इज जस्ट समथिंग विच इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो बस माइंड को हम रिलैक्स करें जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स होगी। सो दीज आर द 3 वेज जो हमने देखा कि पहला क्या देखा था, फैंटेसी, एक फैंटेसी में एक वर्ल्ड बना ली जिसमें वो ट्रेवल कर सके। दूसरा क्या देखा था, ओवरकम टाइम ट्रेवल कर ले। और तीसरा मैं देखा था कि नॉस्टैल्जिक मेमोरीज के थ्रू भी एक इंसान पुराने समय में जाके पुरानी यादों को ताज़ा करके अपने जो दुख दर्द, जो प्रॉब्लम्स और होते हैं उनसे थोड़ी देर के लिए एस्केप कर सकता है, उन सब चीज़ों से थोड़ा सा उन चीज़ों से ओवरकम कर सकता है। Heading with the next question, do you see an intersection of time and space in the story? अब क्या आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे टाइम और स्पेस दोनों इंटरसेक्ट हो? इंटरसेक्शन आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि दैट पॉइंट वेयर 2 लाइंस मीट ईच अदर इज नोन एज इंटरसेक्शन। जो हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, कि मान लीजिए प्रॉफिट ये है हमारा और ये रेवेन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे ये वो पॉइंट है, ब्रेक इवन का ये पॉइंट है, यहाँ तो ना पे ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। अगर आप इतने प्राइस पे कोई चीज़ को, कोई कमोडिटी को बेचते हो, तो 2 लाइन
लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? इस स्टोरी में क्या आपको ऐसे कहीं लगा कि टाइम और स्पेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे? स्पेस यहाँ पे क्या है, तो स्पेस यहाँ पे टाइम किसको इंटरसेक्ट कर रहा था? पुराने टाइम को कंपेयर कर रहे थे, प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम। तो आपको लगा कहीं पे ऐसे इंटरसेक्शन हुई है? यस, इट इज ऑल अबाउट टाइम ट्रेवल। तो इंटरसेक्शन तुमने बहुत बार देखी। लेट्स इमीडिएटली चेक विद द आंसर। Yes, the story clearly shows an intersection of time and space. Firstly, the first two levels of Grand Central Station were located in the present time, while the third level existed in the 1890s. हमने सबसे पहला इंटरसेक्शन कहाँ देखा? प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम को जहाँ पे कट कर रहा था, जहाँ पे ये दोनों टाइम मिल रहे थे। तो पहला इंटरसेक्शन लेवल था कि रियलिटी में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ दो लेवल हैं, लेवल 1 और लेवल 2। बट अपने इमेजिनेशन में क्या देखा कि थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। But located in the present time, while the third level existed in the 1890s. वो अभी नहीं एग्जिस्ट करता, वो कब? जब हम पुराने टाइम में ट्रेवल करें तब हमने ये चीज देखी थी। Next, secondly, Charlie and his wife Louisa live in the present time, yet Charlie goes to get old currency to buy tickets to go to Galesburg of 1894. अब जब चार्ले पुराने टाइम में ट्रेवल करके 1894 के टाइम में जब ट्रेवल कर गए तो उनको लगा कि ये लाइफ तो बहुत अच्छी है, तो लेट मी गेट 2 टिकट्स जिससे कि मैं अपनी वाइफ लुइजा को भी हम दोनों लेके गेल्सबर्ग चले जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर लाइफ बहुत ही हैप्पी होगी, बहुत ही सुकून भरी होगी। तो वहाँ के लिए जब वो टिकट्स लेने जाते हैं तो वहाँ पे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर तो ये पुरानी करेंसी एक्सेप्ट करेंगे और मेरे पास तो दूसरी करेंसी की नोट है, बिकॉज वो मॉडर्न टाइम की करेंसी नोट होती है, बट उनको एक्सचेंज करनी होती है अपनी नई करेंसी पुरानी करेंसी से। तो वहाँ पे अगेन हमारा टाइम क्लैश करता है। सो दिस is all about the second example. Charlie and his wife Louisa live in the present time, yet Charlie goes to get old currency to buy tickets to go to Galesburg in 1894. ये दो इंसिडेंट्स देखे और देखते हैं जल्दी से। The old architecture of the platform at the third level is different from the platform of the modern times. अब जो old architecture था, architecture means जो पुराने टाइप की जो बिल्डिंग्स होती है, जो उनके स्ट्रक्चर होते हैं, जो उनके डिजाइन होते हैं। आपने देखा होगा पुराने जो बहुत पुराने टाइम के जो घर बने होते हैं उनका आर्किटेक्चर कैसा होता है, उनके डिजाइन्स कहते हैं। जनरली वो बहुत ऐसे राउंड टाइप के ऐसे कुछ करके डिजाइन्स होते हैं उनके, ऐसा करके कुछ होते हैं, या ये ऐसे इस तरीके के डिजाइन्स होते हैं। तो द ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेटफॉर्म, अभी कहाँ की बात हो रही है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म के बारे के, वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में बता रहे हैं। सो द ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेटफॉर्म एट द थर्ड लेवल is different from the platform of the modern times. अब मॉडर्न टाइम का जो प्लेटफॉर्म का जो आर्किटेक्चर है, डिजाइन है, वो स्ट्रक्चर है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट। ऑब्वियसली पुराने जमाने का कंस्ट्रक्शन अलग होगा, आज का कंस्ट्रक्शन अलग होगा। और रियलिटी क्या है? फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, दो लेवल है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, जहाँ पे जो मॉडर्न डे के हिसाब से बने हैं, जिनका आर्किटेक्चर, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन बहुत डिफरेंट है। वेयरएज इफ यू टॉक अबाउट द पास्ट टाइम, जब 1890s की बात कर रहे थे, पुराने समय की, तो वहां पे ओल्ड आर्किटेक्चर था, वो बहुत डिफरेंट तरीके से चीजें बनी होंगी। सो जो आर्किटेक्चर था प्लेटफॉर्म का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एट द थर्ड लेवल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। नाउ नेक्स्ट, द आर्किक मैनर ऑफ ड्रेसिंग बाय द पीपल एंड द न्यूज़पेपर। अब क्या बोल रहे हैं? आर्किक मैनर ऑफ ड्रेसिंग बाय द पीपल। अब पुराने टाइम के जैसे लोग ड्रेसिंग हैबिट्स भी आपने देखी होगी, अगर हम बात करें मॉडर्न डे लोगों की, और अगर कोई पुराने टाइम के जो लोग होते हैं, आप ये विटनेस भी कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादू दादी या नाना नानी, उनके अगर आपने ड्रेसिंग सेंस देखी होगी तो थोड़ा सा उनमें आपको कहीं ना कहीं एंशिएंट टच समझ में आएगा। या फिर अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को और एक्सप्लोर करो या कोई पुराने जमाने की मूवीज देखो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि उनकी ड्रेसिंग सेंस कैसे डिफरेंट हुआ करती थी एज कंपेयर्ड विद द प्रेजेंट टाइम। तो व्हाट ही फाउंड, चार्ली को पता चला जो आर्किक मैनर ड्रेसिंग का बाय द पीपल
एंड द न्यूज़पेपर, जो दूसरी चीज उन्होंने क्या देखी, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर का नाम कहता है द वर्ल्ड, जो आज के टाइम में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत सालों पहले ही उसका सब्सक्रिप्शन बंद हो गया था और ये न्यूज़ कंपनी बंद हो गई थी, न्यूज़पेपर एजेंसी। द वर्ल्ड डेटेड जून 11 1894 ऑल्सो ओवरलैप विद चार्ल्स रियल टाइम वर्ल्ड एंड एग्जिस्टेंस। जब उन्हें पेपर देखा जिसका नाम था ये, और जब उनको देख के समझ में आया ये तो बहुत पुराना, बंद हो गया था, अब तो ये पेपर आने बंद हो गए हैं ये वाले मार्केट में, और जब उन्होंने उसकी डेट चेक करी तो डेट वाज जून 11 1984 की। इतने पुराने समय का पेपर है ये तो, मतलब तब उनको समझ में आया कि मैंने एग्जैक्टली क्या करा है, मैंने टाइम में ट्रेवल करा, मैं पुराने समय में आ गया हूँ जहाँ पे मैं पुरानी चीजों को विटनेस कर रहा हूँ, मैं एंशिएंट टाइम में हूँ। मैं कौन से टाइम में आ गया हूँ, 1890s में आ गया हूँ, जहाँ पे लाइफ बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट है टू सर्वाइव। तो अब उनको कंफर्म हो गया कि मैं पुराने टाइम में ट्रेवल करे। यहाँ पे ये इंसिडेंट में हमें पता चला कि पुराना टाइम ओवरलैप करता है चार्ली के रियल टाइम से and existence. Finally, the letter that was mailed to Charlie's grandfather on 18 July 1894 highlights the intersection of time and space. और finally हमने लास्ट में जो एग्जाम्पल देखा था वो लेटर वाला, जो चार्ले के ग्रैंडफादर का होता है, बट जब अपनी स्टैम्प कलेक्शन को वो देख रहे थे, एक दिन चेक कर रहे थे, तो उसमें वो उनको लेटर मिलता जो किसने लिखा था, सैम ने लिखा था। और सैम बोल रहा था कि उसको 1894 में आप इस टाइम में आ जाओ, केल्सबर्ग में आ जाओ अपनी वाइफ लुइसा के साथ, और यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे लाइफ बहुत पीसफुल है, सो विल एंजॉय टुगेदर। तो ये सारी चीज़ें हमें एविडेंस देती हैं, हमें जस्टिफाई करती हैं दैट यस देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। Moving with the next question, apparent illogicality sometimes turn out to be a futuristic projection. Discuss. अब पहले क्वेश्चन समझते हैं कि ये है क्या। apparent illogicality, illogical चीजें sometimes turns out to be a futuristic projection। कई बार हमें वो चीज़ लगता है कितनी illogical है, कितनी irrational है, ऐसे कैसे हो सकता है, unjustified सी कोई चीज़ है, बिना सिर पैर की कोई चीज़ है। So वो चीज़ें कई बार they turn out to be futuristic projection, हम फ्यूचर को ऐसा प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं। ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। So let's immediately check with the answer. It is true that apparent illogicality sometimes turn out to be a futuristic projection. A good number of scientific inventions sounded ridiculous and absurd. Ridiculous मतलब बहुत ही वाहियात, बेकार। absurd मतलब illogical, बिना किसी सेंस के, नॉनसेंस बोल सकते हो। तो कई बार क्या होता है, गुड नंबर ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन, अच्छे खासे साइंटिफिक इन्वेंशंस की बात करें अगर हम, दे ऑल्सो साउंडेड बिल्कुल ridiculous and absurd till some brilliant minds gave them a concrete shape। जब तक किसी एक brilliant mind ने उसको सही शेप नहीं दी, मतलब साइंस ने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया है, बहुत सारी चीज़ें साइंस में इन्वेंट हुई है, लेकिन वो तब तक लॉजिकल नहीं बनी, वो तब तक कॉन्क्रीट शेप नहीं ली पाई जब तक किसी अच्छे दिमाग ने उसको शेप ना दी हो। अदरवाइज वो क्या लगती थी, बिल्कुल इलॉजिकल, बिल्कुल एब्सर्ड और बिल्कुल ही रिडिकुलस लगती थी वो। Before the Wright brothers invented the first aeroplane, nobody could have dared to believe that man could fly। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, Before the Wright brothers invented the first aeroplane, तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल गई, who was the inventor of the aeroplane। तो Wright brothers से दो भाई थे जिन्होंने मिल के एरोप्लेन को इन्वेंट करा, और जब तक इन लोगों ने ये चीज़ इन्वेंट नहीं करी थी तब तक कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी के लिए सोचना भी पॉसिबल नहीं था कि क्या कभी इंसान हवा में उड़ पाएगा, क्या एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए आप एयर का यूज कर सकते हो क्या। सो कुड हैव डेयर टू बिलीव दैट मैन कुड फ्लाई। तो यहाँ पर क्या बोला, जब तक अगर कोई चीज़ ऐसी एग्जीक्यूट नहीं हुई, उससे पहले तो लोगों को लगता ही था ऐसे कि क्या रिडिकुलस बात, क्या फालतू की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या मैन एयर से ट्रेवल करे, या एरोप्लेन जैसी कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाए हवा में। हम ज़मीन पर तो अच्छे से चल नहीं पा रहे, तो हवा में कैसे चलेंगे। तब तक तो लोग क्रिटिक करते हैं, एब्सर्ड बोलेंगे, इलॉजिकल बोलेंगे, रिडिकुलस चीज़ें बोलेंगे, बट जब तक वो चीज़ बन नहीं जाती, वो चीज़ जस्टिफाई नहीं हो जाती, तब तक वो ऐसी ही रहती है। और वंस चीज़ अच्छी हो जाती है तो देन दे गेट कंसिडरेशन फॉर द सेम।
There are many other examples of inventions which were conceived in dreams but now are part of our everyday reality. अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है कि पहले देर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेंशंस, बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं विच वर कंसीव्ड इन ड्रीम, जिनको हम सोचते थे सिर्फ सपने में ही हो सकता है, रियलिटी में तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आज का अगर मैं आपको आज के टाइम में एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, क्या आपने ऐसे कभी सोचा था कि कोई मतलब हम ह्यूमंस को ही रिप्लेस कर देगी ऐसी मशीन, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी, साइंस के इतने ज़्यादा इन्वेंशंस हो जाएंगे, साइंस इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगी कि ह्यूमंस को ही रिप्लेस कर देगी। कंप्यूटर्स, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हम ह्यूमन को ही रिप्लेस कर दिए और सारी चीज़ें ऑटोमाइज्ड हो गई हैं, ऑटोमेटिक वर्क करने लगे कंप्यूटर बेस पर। तो ये वही चीज़ है अभी तक जो हमने सोची थी कि सिर्फ सपने में ही एग्जिस्ट करती है, रियलिटी में नहीं कर सकती। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिनके बारे में लोग पहले ऐसा सोचते थे बट नाउ आर पार्ट ऑफ आवर एवरीडे रियलिटी। बट आज ये सारी चीजें जिनको हम पहले सोचते थे कि ये सिर्फ दिमाग में, सपने में ही, अच्छा तुम ऐसा चीज़ है सपने में ही हो सकता है, रियलिटी में नहीं हो सकता, बट अब वो बोल रहे हैं अब ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, वो भी डे टू डे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ऑल दिस एम्फसाइजेस दैट फैंटेसीज ऑफ वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट सीम इलॉजिकल मे टर्न आउट टू बी रिवॉल्यूशनरी थिंग्स दैट चेंज द फ्यूचर ऑफ द मैनकाइंड। तो यहाँ से ये सारे एग्जाम्पल्स हमें जस्टिफाई करते हैं कि जितने भी सारी फैंटेसीज होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो हमें क्या लगती है, इलॉजिकल है। जैसे मैं अभी बोलूं कि आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी चीज़ आ जाए या इंसान के दिमाग में कोई ऐसी चिप या कोई ऐसी मशीन फिट कर दें जिससे वो, आप लोग एग्जाम एस्पिरेंट्स हो, आप लोग एग्जाम दोगे 12th में, तो आप लोग भी ऐसे सोचते होगे ना कि मैडम कोई ऐसी चीज़ हो यार जिससे कि सारे आंसर मैं एक बार पढ़ लूँ, जो चीज़ें वो मेरे दिमाग में फिट हो चुकी, ऐसी कोई चिप या मशीनरी है, तो वो दिन दूर नहीं जब ये चीजें भी पॉसिबल हो जाएंगी। तो यही एग्जांपल से समझिए कि ऑल दिस एम्फसाइज दैट फैंटेसीज ऑफ वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट सीम इलॉजिकल, जो इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें इलॉजिकल लगता है, कितनी फालतू फिजूल की बात कर रही हूं मैं, ऐसा लग रहा होगा, बट इट माइट टर्न आउट टू बी रिवॉल्यूशनरी थिंग्स दैट चेंज द फ्यूचर ऑफ द मैनकाइंड। बट ये आने वाले समय में, भविष्य में बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी चीजें प्रेजेंट होंगी जो इंटायर मैनकाइंड को चेंज कर देंगी। It would not be far-fetched to think about railway stations fitted with time machine devices from one era to another. It is just a matter of time. अब लास्ट में आंसर को वाइंड अप करते हुए क्या बोल रहे हैं It would not be far-fetched to think about railway station fitted with time machine. अब बोल रहे हैं कोई बहुत दूर की बात नहीं कि हम कुछ ऐसा सोचें कि जो रेलवे स्टेशन है उनमें क्या फिट हो जाए, टाइम मशीन्स आ जाए, उनमें टाइम मशीन डिवाइसेस उनमें फिट हो जाए फ्रॉम वन एरा टू अनदर। मतलब कोई इंसान टाइम ट्रेवल करना चाहे तो ऐसी टाइम मशीन भी आ जाए रेलवे स्टेशन पर कि स्टेशन से जाओ और उस स्टेशन पे उतरोगे तो पुराने वर्ल्ड में चले जाओगे। इस ट्रेन से अगर ये स्टेशन पे ये ट्रेन लेते हो, वो एग्जिट से जाते हो तो आप फ्यूचर में चले जाओगे। तो वो दिन भी दूर नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बस समय की बात है, पेशेंस की बात है। तो वो दिन दूर नहीं कि जब रेलवे स्टेशंस पर भी टाइम मशीन्स फिट हो जाएंगी और तब हम बहुत इजीली अपनी प्रॉब्लम, अपनी सफरिंग्स, अपने चैलेंजेस को इससे एस्केप करने के लिए टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है, ज़रूरत है पेशेंस की और ट्रस्ट करने की। सो समझ में आ रहा है कोई कुछ आप लोगों को बच्चों? आई होप यस, बहुत मज़ा आ रहा होगा। सो लेट्स डिस्कस विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Flatly helps keep the past alive. Discuss other ways in which this is done. What do you think of the human tendency to constantly move between the past, the present and the future? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, पहला जो वर्ड है flatly, इसका मतलब क्या होता है। So flatly is what दी हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, जो किसकी थी, चार्ले की थी, और उनको किससे इनहेरिट थी वो उनको क्वालिटी, वो उनके ग्रैंडफादर से। तो यहाँ पे उसके बात करेंगे। क्या आपको लगता है फिलहाटली कीप्स हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव, कि इसकी वजह से हम पास्ट की चीज़ों को जिंदा रख सकते हैं। एंड देन डिस्कस अदर वेज, और रास्ते बताइए इन विच दिस इज डन, ऐसा कैसे किया जा सकता है। What do you think of the human tendency to
कॉन्स्टेंटली। अब इसके बारे में क्या बोलोगे, जो ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि अभी कभी भी वो एक टाइम से सेटिस्फाई नहीं रहता, कभी पास्ट की चीज़ों को याद करता है तो कभी फ्यूचर के बारे में एडमायर करने लग जाता है, फैंटेसी करने लग जाता है, तो कभी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, इंसान इधर से उधर क्यों ट्रेवल करता रहता है हमेशा? हम इस आंसर को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। So let's start reading. Besides philately, there are numerous other ways to keep the past alive. Collecting historical artifacts, paintings and statues in a museum, collecting and reading books, collecting stamps, fast day covers, etc. are all a few ways of revisiting हिस्ट्री। अब बोल रहे हैं इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीके होते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट था हमने उसको आंसर करा, फिलहाटली हेल्प्स कीप द पास्ट लाइफ, डिस्कस अदर वेज इन विच दिस इज डन, ये कैसे की जा सकती है। सो इसके अलावा बिसाइड्स फिलहाटली देयर आर न्यूमरस अदर वेज टू कीप द पास्ट अलाइव, बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जिससे हम अपने पास्ट को अलाइव रख सकते हैं। एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो जो हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ माइंड में हम जो पुरानी जो चीज़ें होती है, पुराना जो अच्छा टाइम हमने किसी के साथ स्पेंड किया था, उनको याद करते हैं, और जब वो याद करते हैं हमारे चेहरे पे एक हंसी आ जाती है, तो इसको हम नॉस्टैल्जिक मेमोरीज कहते हैं या नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। तो वही ऐसे कुछ और एग्जांपल्स दे रहे हैं जिसके थ्रू हम पास्ट को अलाइव रख सकते हैं। सो कलेक्टिंग हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, पुराने ज़माने की कोई कोई चीज़, पेंटिंग्स एंड स्टेच्यूज इन अ म्यूजियम, जो स्टेच्यूज होते हैं ऑफ कोर्स घर पे तो नहीं रखेंगे उनको, म्यूजियम्स में, मतलब म्यूजियम्स में इन सारी पुरानी चीज़ों को रख के हम पुराने टाइम को अलाइव रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। कलेक्टिंग एंड रीडिंग बुक्स, बुक्स कलेक्ट करना, बुक्स को रीड करना, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर्स एटसेट्रा आर ऑल अ फ्यू वेज ऑफ रिविजिटिंग हिस्ट्री। ये सारे वो तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पुराना टाइम है, जो हमारी हिस्ट्री है, हम उसको रिविजिट कर सकते हैं। अगर किसी को जानना है कि बीते हुए समय में कब हुआ था, क्या हुआ था, ये चीज़ कैसे दिखती थी, कैसी वो चीज़ें लगती थी, तो अगर आपको हिस्ट्री को रिविजिट करना है फिर से, तो आप इन चीज़ों के थ्रू आप अपनी हिस्ट्री को विजिट कर सकते हो। ऑल्सो फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द पास्ट, तो फॉन्ड मेमोरीज यहाँ पे क्या बता रही है, नॉस्टैल्जिया के बारे में बता रही है। सो फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द पास्ट आर ऑफन केप्ट अलाइव थ्रू फोटोग्राफिक कलेक्शन। कैसे करते हैं, फोटोज को क्लिक करते हैं, अरे यार इस फोटो में देखो वो भी, तो आज भी हम लोग ऐसे करते हैं, हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स होती हैं पुराने समय की, हमारे बचपन की जो फोटोग्राफ्स होती हैं, हमारे पेरेंट्स की जो बचपन की फोटोग्राफ्स होती हैं, या उनकी जो यंग एज की फोटोग्राफ्स होती है, हमें उनको देख के बहुत अच्छा लगता है और एक अलग सी अंदर खुशी की फीलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ों से भी हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक द हिस्ट्री और वी कैन मेक द पास्ट अलाइव। सो फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द पास्ट आर ऑफन केप्ट अलाइव थ्रू फोटोग्राफिक कलेक्शन, फोटो क्लिक करके, लेटर्स एटसेट्रा। मैन सीक्स रिफ्यूज इन द नॉस्टैल्जिक मेमोरीज, और मैन क्या चाहता है, हमेशा एक रिफ्यूज चाहता है, वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पे उसको थोड़ी देर के लिए कंफर्ट, ईज, सेफ्टी मिल जाए। सो मैन सीक्स रिफ्यूज इन द नॉस्टैल्जिक मेमोरीज, और इन सब चीज़ों के बारे में जब वो सोचता है तो अपनी टेम्परेरी वरी से दूर हो जाता है और वो उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को, उन मोमेंट्स को एंजॉय करने लगता है, उनमें ड्रिल करता है, उनको फील करने लग जाता है। The happier times of the past. He transports himself to the world by traveling through time to escape the present. और वो कैसे ट्रेवल करता है? He travels not physically but just in mind. वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू एक ऐसे पुराने टाइम में ट्रेवल कर जाता है जिसके बारे में सोच के उसको बहुत सुकून और बहुत खुशी मिलती है। In fact, he is constantly moving between पास्ट फॉर एस्केप एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और वो मेजरली क्यों इधर जा, कभी पास्ट के बारे में सोचता है, कभी बोलते हैं कि काश ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा। हम भी ऐसा करते हैं ना कि व्हाट यू वांट टू बी या व्हाट यू एस्पायर, सो आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। सो आईएएस ऑफिसर, कोई बोलेगा एस्ट्रोनॉट, तो अगर एक बार अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन गया या बन गई तो फिर ऐसा होगा, लाइफ ऐसी होगी, आगे पीछे वो गार्ड्स होंगे, नौकर चाकर होंगे। तो हम कितना इमेजिन करते हैं अपने आप को ईज करने के लिए। ये टेम्परेरी रिफ्यूज है हमारी लाइफ में। हम ये सब क्यों करते हैं, कभी पास्ट में और कभी फ्यूचर में, जस्ट टू गेट रिड ऑफ और जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द वरीज, प्रॉब्लम्स, टेंशन, सॉरोज जो आज की वर्ल्ड में, जो आज के
टाइम में जो आज के एरा में एग्जिस्ट करते हैं, इनसे एस्केप करने के लिए या तो हम पास्ट में चले जाते हैं नॉस्टैल्जिक ब्यूटीफुल मेमोरीज में, या फ्यूचर को कुछ ना कुछ एडमायर या विश करने लग जाते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं अपना। This capacity to oscillate between the past, present and future is a great intellectual gift. अब ये क्यों बोला intellectual gift? Because it is all about thinking skills. It is all about creative thinking skills. हम जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना ज़्यादा हमें सुकून फील होता है। This human tendency enables him to plan for the future in the present by reaping benefits from the past. अब ये क्या बोल रहे हैं, ये जो ह्यूमन की टेंडेंसी है कि हम कई बार पास्ट के बारे में सोच के हमें बहुत सुकून मिलता है। कई बार आपने देखा होगा अपने घर में पेरेंट्स को कोई पुरानी फोटोग्राफ्स को देख के कभी हंसने लग जाते हैं और कभी उन फोटोग्राफ्स को देख के उनको रोना आ जाता है, इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे फील दैट वर्ल्ड, दे फील दैट टाइम, दे मिस दैट टाइम। वो उन चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, उन चीज़ों में वापस जाना चाहते हैं। सो दिस ह्यूमन टेंडेंसी enables him to plan for the future in the present. ये अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए प्रेजेंट में आपको प्रोवोक करते हैं। फॉर द फ्यूचर इन द प्रेजेंट बाय रीअपिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द पास्ट, कि जब आपने इतनी अच्छी जो मूवमेंट्स आपने लाए हैं पास्ट के, उन सबको चेरिश करते हैं, उनको याद करते हैं और इस तरीके से अपने प्रेजेंट लाइफ से एस्केप करते हैं कुछ समय पास्ट के लिए, सो दैट कि आपका फ्यूचर है थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाए, थोड़ा सा रिलीव्ड आप फील करो और आप कुछ ज़्यादा पॉजिटिव या हेल्दी एस्पायर करने की कोशिश करो। Such a tendency helps in ensuring acceptance of the impact of important decisions taken at any point of time and learning from them. अब ऐसी जो ये जो टेंडेंसी होती है, जो हमारी जो टेंडेंसी होती है, हर ह्यूमन की ऐसी होती है, ये टेंडेंसी, ये तरीका हेल्प करता है इन ensuring acceptance of the impact of important decisions taken at any point of time and learning from them. हमने कब कोई बहुत important decision लिया, उससे हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ और हमारे लाइफ के में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इफेक्ट्स आए, ये इंट्रोस्पेक्ट करना, चीज़ों के बारे में सोचना, उनको रेक्टिफाई करना, इम्प्रूव करना, जिसकी वजह से बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली जो ह्यूमन साइकिल है, ये हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रोडक्टिव प्रूव होते हैं, यहाँ फ्रूटफुल रिजल्ट देती है ये हमारे लिए, एंड इट्स क्वाइट कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। Heading with the next question, you have read Adventure by जयन नार्लिकर। याद आया कुछ जयन नार्लिकर से हमने पढ़ी थी दी एडवेंचर। यस, कुछ याद है, टाइम ट्रेवल करते हैं वो भी, और कहाँ चले जाते हैं, हिस्ट्री के टीचर होते हैं। यस यस यस, कुछ ऐसा। इन हॉर्नबिल क्लास 11 अपना लेक्चर डिलीवर करने जा रहे होते हैं गायतोंडे जी, प्रोफेसर गायतोंडे, और वो कहाँ चले जाते हैं, कार क्लैश हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोलाइड करती है ट्रक के साथ, कोमा में 2 दिन के लिए चले जाते हैं और वो इमेजिनेशन करते हैं कि मैं ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था, कोमा से बाहर आते हैं। जब उनको ऐसा लगता है कि मैं स्टेज पे स्पीच देने जा रहा था, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मुझ पर अंडे और टमाटर फेंक रहे थे। एग्जैक्टली वो वाले एडवेंचर, तो वो भी टाइम ट्रेवल था, ये भी टाइम ट्रेवल है। सो यू हैव रेड द एडवेंचर बाय जयन नार्लिकर इन हॉर्नबिल class 11th. Compare the interweaving of fantasy and reality in the two stories. आपको क्या कंपेयर करना है? इंटरवीविंग, कैसे फैंटेसी और रियलिटी आपस में बंधे हुए हैं। यहाँ पे फैंटेसी जिन चीज़ों को हम एडमायर करते हैं, डिज़ायर करते हैं, और ये हमारी लॉन्गिंग्स होती हैं, और दूसरी तरफ हमारी रियलिटी क्या है, बिटर ट्रूथ क्या है हमारी लाइफ का। तो इन चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। So in Adventure, Jayant Narlikar expressed that many worlds exist simultaneously, though they appear to be separated by time. एक टाइम पर बहुत सारे वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, वो हमें दिखते नहीं है, बट टाइम के थ्रू अगर हम बात करें, दे अपीयर टू बी सेपरेटेड बाय टाइम. He conveyed that the other world also existed and prospered with the world we are aware of.
और वो उसके साथ साथ प्रॉस्पर करता है। देखो, एक वर्ल्ड तो प्रेजेंट वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, इसके साथ साथ मल्टीपल वर्ल्ड्स भी चलते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, बट वो टाइम की अगर बात करो, टाइम के सेंस में अगर आप बात करो तो ये मल्टीपल, ये पैरेलल वर्ल्ड भी चल रहे हैं, पास्ट का वर्ल्ड भी चल रहा है, फ्यूचर का वर्ल्ड भी चल रहा है। तो क्या है, जब हम अनकॉन्शियस रहते हैं या फिर हम जब हम कुछ और करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और रहता है, इमेजिनेशन में कुछ और रहता है, तो हम ऐसे वर्ल्ड्स में कहीं कहीं ट्रेवल कर जाते हैं। सो लेट मी रीड वंस अगेन। He conveyed that the other world also existed and prospered with the world we are aware of. In the third level, और third level पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था चार्ले के साथ। चार्ले, a 31-year young man, New York commuter, city dweller था जो, wandering Grand Central Station, कहाँ पे घूम रहे थे वो, Grand Central Station में, by accident finds a gateway that leads to the past of 1984. Charlie attempts to escape from the rat रेस बाय बाइंग अ वन वे टिकट। अब उनके पास इतना पैसा तो नहीं था कि वो टू एंड फ्रो आने जाने की टिकट्स ले, एक समय की तो ले सकते थे, तो बाय बाइंग अ वन वे टिकट टू हिज चाइल्डहुड टाउन ऑफ गेल्सबर्ग, इलिनॉय। अब ये कौन सा टाइम था? बाइंग अ वन टाइम टिकट टू हिज चाइल्डहुड टाउन ऑफ गेल्सबर्ग। अब ये चाइल्डहुड टाउन क्यों बोला है? बिकॉज बचपन में चार्ली अपने ग्रैंडफादर के साथ यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करते थे इस जगह पर, और इस जगह के बारे में बहुत अच्छे थॉट्स और ये जगह के बारे में सोच के बहुत अच्छा फील करते थे, बहुत लाइट, बहुत हैप्पी फील करते थे जब भी चार्ली इसके बारे में सोचते थे। और इसीलिए प्रेजेंट डे में जो भी वरीज, टेंशन, प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, ये सारी जो चीज़ें थी, इनसे बचने के लिए या इन चीज़ों को वो बियर नहीं कर पाते थे, तो वो इमेजिन करते थे काश कोई ऐसा टाइम हो जहाँ पे मैं सुकून से रह लूँ। सो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इज दिस। और ये गेल्सबर्ग कहाँ पे? इलिनॉय में एक जगह है जहाँ पर गेल्सबर्ग है। बट सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू पोस्टपोन हिज प्लान टू एस्केप टू द पास्ट। बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, उनकी जो वाइफ थी ल्यूइजा, वो उनको बोलती है कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम थर्ड, क्योंकि वो क्या करते थे, वो हर वीक जब भी उनको टाइम मिलता था, वो वीकेंड्स पे स्पेसिफिकली वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाते थे और वहाँ पे उस थर्ड लेवल को ढूंढते थे, जहाँ, क्योंकि टिकट्स लेने तो वो हर हमेशा जाते हैं, थर्ड लेवल को ढूंढते थे ताकि मैं टिकट्स ले लूँ और मैं गेल्सबर्ग चला जाऊँ। तो कुछ वीक्स तक जब उन्होंने देखा उनकी वाइफ ने, तो उनको बहुत लगा कि ये कैसे बिहेव करे, क्या ये तरीका। फिर उनको बोलते कि अब बस बहुत हो गया और अब तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, कोई थर्ड लेवल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है और तुम पुराने समय में नहीं जा सकते हो। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, सैम का लेटर आया, तो फिर से उन दोनों ने, अब जब सैम का लेटर देखा तो ल्यूइजा और चार्ले दोनों हर वीकेंड पे जाते हैं इन सर्च ऑफ द थर्ड लेवल, सो दैट वो एस्केप करके वहाँ चले जाएं गेल्सबर्ग में, जहाँ पर अब कौन है, सैम भी है वहां पर, राइट। सो बट सर्कमस्टांसेस ऐसी बनी विच फोर्स्ड हिम टू पोस्टपोन हिज प्लान टू एस्केप टू द पास्ट। तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और चलो कभी बाद में पास्ट में ट्रेवल करेंगे, अभी तो नहीं हो पाएगा। So this is all about the discussion of all the question answers related to this chapter. I hope you really enjoyed this adventurous journey जिसका नाम था थर्ड लेवल। अब आप भी जस्टिफाई करो कि आप किस लेवल पे हो एग्जैक्टली। थर्ड लेवल कोई रियलिटी में नहीं होता है, कभी मत सोचना, कोई पास्ट की चीज़ों में ऐसा मत अपने आप को इन्वॉल्व करना कि जहाँ पे आपको सैम की रिक्वायरमेंट हो जाए, जहाँ पे आपको एक साइको एनालिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाए। सो विद these words, I would like to end today's video. And before ending, I would like to request you that please like, share and subscribe our channel by hitting the bell icon. Thank you very much for watching it.